और मैं आपके पॉडकास्टिंग के माध्यम से गारंटी देता हूँ, ये बिना पैसे का उपाय है कि किसी भी को कोई जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगा। अगर वो आना भी होगा तो वो उस आशीर्वाद से टल जाएगा। तो रास्ते में किसी भी कुत्ते को खिला दो, जैसे ही कुत्ता लड्डू खा के जाएगा काम चलता हो जाएगा जी। जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आई है उसे कुत्ता अपनी ताकत से उसको वहां से ले जाएगा। अगर जीवन का धागा लंबा है तो ये जरूर बच जाएंगे। तो यकीन मानिए कि 48 घंटे बाद मुझे फोन आया कि सर आपके बताए हुए उपाय से हमें लाभ हुआ है, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। विद इन 1 वीक हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। तो लाल किताब के उपाय तो ठीक तरीके से कराया जाए तो बहुत सटीकता से और उसी वक्त काम करते हैं। ये वो काम नहीं है कि किसी समय उसका फल मिल जाएगा। इसका तो इधर किया उधर उसका रिजल्ट आ गया, ऐसा है ये तो इंसुलिन है। इंजेक्ट किया और शुगर डाउन। कि नया व्हीकल भी नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ। मैंने एक नया बाइक इलेक्ट्रॉनिक खरीदा था, तो वो बाइक मैंने जब लेकर आया तो उसका 3 दिन बाद वो खराब हो गया। तो उसका अभी कोर्ट में केस चल रहा है। हालांकि मैंने उसका उपाय भी किया लेकिन फिर भी उसका मुझे अभी तक तकलीफ भोगनी पड़ रही है। तो मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि ऐसा करने से परहेज करें, ये नुकसानदायक है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी दुकान के ऊपर सेल को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अब ऐसे जातक को सबसे पहले लाल रंग की बनियान पहननी चाहिए, जिससे हमारा खाना नंबर 10 आबाद हो जाएगा। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि किसी ने आधी शर्ट पहनी हुई है, किसी ने कटी हुई पहनी हुई है। जो शुक्र हम शादी के ग्रह को कारक मानते हैं, तो उसके ऊपर राहु का प्रभाव आ जाता है और दोनों बच्चों के भविष्य में जब हम कथन देखेंगे, उसका फल देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग आएगा। तो औरत को भी लाल किताब में शुक्र कहा गया है और देसी घी को भी शुक्र कहा गया है, और आग जो होती है वो सूर्य की होती है। सर अब आपने बिजनेस अच्छा कर दिया, दुकानदारी अच्छी कर दी, मकान लेने की हम सोचते हैं, तो मकान लेते हुए भी कुछ देखें या जो पसंद आए ले लें? तो ये जो मंगल बद्ध की सोच होती है, तो ये कहीं से भी बैठकर किसी को भी बर्बाद कर सकती है। किसी के चलते हुए काम को देखकर अपने मन में सोच लेना कि इसका इतना काम चल रहा है, तो उसकी नजर लग जाती है। तो जैसे ही जो मैंने आपको उपाय बताया आप करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना कट लगेगा, ना खून के छींटे गिरेंगे, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई घर में कहीं भी आग लगेगी। धर्म स्थान की चौखट के ऊपर माथा टेके अंदर जाने से उसके नुकसान होगा। तो राहु को तो कोई दोष देना ही नहीं चाहिए, वो तो बहुत अच्छा प्लेनेट है, लेकिन बिगड़ जाए तो सबसे ज्यादा खराब भी यही है। मना के रखें उसको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये 9 के 9 जो ग्रह हैं वो दुर्गा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। सबसे सर्वशक्तिमान माँ दुर्गा है। ऋषि मुनियों ने या ईश्वर ने खुद कहा है कि जो बेटियां हैं वो दुर्गा का रूप है। हम दुर्गा की तो पूजा कर ही जा रहे हैं लेकिन बेटियों को तंग करी जा रहे हैं, तो कैसे बेड़ा पार होगा जी। पिता ही आपको इस जीवन में लाया, आप पिता का ऋण कभी भी उतार नहीं सकते। भाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने ससुर की सेवा नहीं करते। भाई को आप अगर अपना भाई मानते हैं तो हनुमान जी खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। कौवा आपको कभी भी मरा हुआ नहीं मिलेगा। कौवे को कोई मारता नहीं है, सभी डरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका हाकिम तेज वो उससे सभी डरेंगे। जो तुलसी है उसको कभी भी छत के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कई कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि छोटे छोटे कन्याओं को गोल गप्पे खिला दो, इमली वाली टॉफी दे दो। अगर आप कुछ ऐसा उपाय करेंगे तो ये मौत नहीं आती लेकिन बीमारी बहुत जबरदस्त आ जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एपिसोड उपाय का ही है तो मैं आपको उपाय बताता जाऊंगा। दोस्तों, निदा फाजली ने कितना सुंदर कहा है कि ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन की परेशानियों को हमें ही सुलझाना होगा, लेकिन उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसलिए मैं तलाश कर लाती हूँ ज्योतिष जगत के अनमोल हीरे, और उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं लाल किताब एक्सपर्ट राजेंद्र सिंह जी। आइए मिलकर स्वागत करते हैं राजेंद्र सिंह जी का। सर आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। सर मैं आज इस पॉडकास्ट में आपका मुझे वैसे भी इंतज़ार था क्योंकि मैं आपको काफ़ी समय से सुनती रही हूँ
और मुझे आपकी रेमेडीज़ और जो आप इतना डीपली किसी चीज़ को जाके एक्सप्लेन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज व्यूअर्स को भी मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है। सर, मैं पहला आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि जो लाल किताब है और वैदिक है, उसमें क्या डिफ़रेंस है सर, दोनों में? अ, देखिए ऐसा है कि जो वैदिक किताब है उसमें नक्षत्र, राशि, दशा और भी कई ऐसी बातें कही गई हैं जिसको विश्लेषण करने के बाद ही जातक के बारे में कुछ बताया जा सकता है। लेकिन लाल किताब में ग्रंथकार ने बहुत ही आसान कर दिया है। इसमें ना तो उसने नक्षत्र लिया है, ना राशि लिया है और काल पुरुष की खाना नंबर 1 को मानते हुए कुंडली बना दी गई है, जिसमें फलादेश करना बहुत आसान हो जाता है। वैदिक में तो पहले हम राशि निकालते हैं, नक्षत्र निकालते हैं, फिर दशा निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस खाने में पड़ा है, उसका राशि कहाँ पड़ी है, कितनी डिग्री पे पड़ा हुआ है। पर लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ काल पुरुष की खाना नंबर 1 को पक्का घर मानते हुए 12 घर गिन दिए गए हैं, तो ये काफी आसान है। सर, बिना नक्षत्र और राशि के लाल किताब में एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे आ जाती है सर? इसका भी कोई लॉजिक है? हाँ बिल्कुल है जी। देखिए जैसे हम पहले घर को खाना नंबर 1 मानते हैं, जिसमें मंगल की राशि ली गई है और सूर्य का पक्का घर है। मान लो अब इस घर में शुक्र ग्रह आ गया, तो हम देख लेंगे कि शुक्र इस घर में राजा बन के आया है और उसके मंगल के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, सूरज के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। तो जो उसका उनके साथ संबंध होगा वह उसी के हिसाब से अपना फल दे देगा। यानी जब किसी का भी शुक्र खाना नंबर 1 में होगा तो उस जातक की जो आशिक मिजाज होता है और उसकी शादी जो है वो कारोबार करने से पहले ही हो जाती है। तो उस जातक की जिसका शुक्र खाना नंबर 1 में बैठा हो, उसकी पिता के साथ उसकी नूंह की बनती नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल फलादेश लिखा हुआ जिससे हम एकदम से देखकर बता सकते हैं कि इस बैठा हुआ घर में ये फल देगा। तो वैदिक में अगर किसी राशि में बैठा है तो पहले उस राशिपति को देखा जाएगा, फिर उसके ऊपर दृष्टि को देखा जाएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जी। सर, लाल किताब में एक जुड़वा बच्चों की भी कुंडली देखने का तरीका है और वो एक्यूरेट है सर। तो बच्चे जो हैं एक ही समय पे पैदा हो रहे हैं, फिर कैसे हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए कि जुड़वा कुंडली जैसे मान लो किसी का जन्म 10 बज के 15 मिनट पे हुआ, तो उसके बाद 10 बज के 20 मिनट में दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे हम वैदिक में कोई भी अगर कुंडली बनाएंगे तो उसमें लगन सेम ही होगा, क्योंकि अगर लगन तब्दील हो जाएगा तो फिर तो किसी बात की दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत तो वहां पर शुरू होती है जब लगन सेम होता है और बच्चे दो जन्म ले लेते हैं। अमूमन हम सभी ये कहते हैं कि जो पहले बच्चा जन्म लेता है वो बड़ा होता है, लेकिन लाल किताब इसके बारे में कहती है कि जो बच्चा पहले जन्म लेता है वो छोटा होता है, जो बाद में जन्म लेता है वो बड़ा होता है। क्योंकि जो पहले बच्चे ने जन्म लिया है तो उसने अपनी पैदाइश में कम समय लिया है, इसलिए वो छोटा है। जिसने बाद में जन्म लिया है उसने अपनी पैदाइश में ज्यादा समय लिया है। तो पहले तो यही उलझन सभी में है कि जो पहले बच्चा होता है उसको बड़ा कहते रहते हैं, जो बाद में होता है उसको छोटा कहते रहते हैं। इसमें लाल किताब में एक बहुत ही सटीक तरीका बताया गया है कि हम जो कुंडली बनाएंगे पहले बच्चे की, दूसरे बच्चे की, तो उससे जो उसका 8वां घर ले लेंगे, तो 8वें घर से हम दोबारा फिर वही कुंडली को जो ग्रह है उसको घुमाते हुए देख लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये पहले कुंडली के साथ जो मैच हो रही है वो उसकी कुंडली, जो दूसरे के साथ मैच होगी तो वो उसकी कुंडली बन जाएंगी। यानी कि कुंडलियां दो बनेंगी, दशा सेम होगी और दोनों बच्चों के भविष्य में जब हम कथन देखेंगे, उसका फल देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग आएगा। ये सिर्फ लाल किताब में ही पॉसिबल है और किसी भी विद्या में इसके बारे में कोई भी बताया नहीं गया। बिल्कुल साइलेंट है इसके बारे में। सर, एक और अब काफ़ी सारे मेरे सवाल हैं आपसे। पहला मैं इससे शुरू करती हूँ कि आजकल जो एक मेन समस्या है, पहले तो शादी नहीं हो रही है, शादियों के योग नहीं बन रहे, फिर बनते जी जी। हैं, शादी होती है, उसके बाद फिर और मुश्किलें। ऐसा क्यों है सर? ऐसा आज के समय में ऐसा ज़्यादा क्यों है?
देखिए कि इसके पीछे कुछ तो रीज़न कुंडलियों में होता है कि शादी का योग ही लेट होता है। लेकिन जो आजकल समय चल रहा है ना, उसमें आप देखेंगे कि जो लड़के-लड़कियाँ हैं, वो एक्स्ट्रा कइयों के अफ़ेयर होते हैं, तो वो शादी से पहले भी कई बारी शादीशुदा जीवन भी व्यतीत कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब शादी का समय आता है, तो हम उससे पहले किसी से नाजायज़ रिलेशन स्टेबल कर लें, तो वो शादी का योग होता है, वो निकल जाता है। दूसरा, आज बच्चे जो हैं, वो अपनी वेशभूषा को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो चुके हैं। पहले आप देखें कि जो औरतें होती थी, उनकी एक बहुत अच्छी ड्रेस होती थी, जो लड़के होते थे, वो भी एक संस्कारिक रूप से अपने कपड़े वगैरह पहनते थे, मंदिर जाते थे और माता-पिता की बातों को मानते थे। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि किसी ने आधी शर्ट पहनी हुई है, किसी ने कटी हुई पहनी हुई है। तो इससे क्या होता है कि जो शादी का ग्रह होता है शुक्र, जो शुक्र हम शादी के ग्रह को कारक मानते हैं, तो उसके ऊपर राहु का प्रभाव आ जाता है। तो जैसे ही शुक्र राहु आपस में मिलते हैं, तो वो शादीशुदा जीवन में एक अभाव पैदा कर देता है और वो एक दूसरी तरफ लेकर चला जाता है, जिससे आज सबसे ज़्यादा इसी का कारण है कि शादी नहीं हो पा रही, या शादी होती है उसमें मन ही नहीं लगता, क्योंकि हर समय हमारा दिल करता रहता है कि हम किसी और के साथ चले जाएं, किसी और के साथ रिलेशन बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस वेशभूषा के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगे, तो शादी जरूर टेकेगी। और इसके उल्ट आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत है, वहाँ पर शादी जल्दी टूटते नहीं हैं। उसके मगर भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ की औरतें बहुत बड़ा मांग भरती हैं और जी। चांदी ज़्यादा से ज़्यादा पहन कर रखती हैं। जो वहाँ के जो लड़के हैं, जो शादी जिनकी शादी होनी होती है, तो वो भी एक अच्छी ड्रेस सेंस में रहते हैं। तो मैडम, यही एक मेजर कारण है जो शादी नहीं हो पा रही, या शादी टिकती नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि कटे-फटे बच्चे आजकल कपड़े पहन ही रहे हैं, ट्रेंड आ गए हैं ऐसे कपड़ों का भी। अ, तो सर उससे क्या शुक्र में राहु इकट्ठा हो जाता है, युति बन जाती है, सर आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो सर किस तरह की वेशभूषा पहने? हमारे बच्चे किस तरह की पहने या हमारी बहनें जो महिलाएँ हैं वो किस तरह की पहने कि वो खुश रहें? देखिए, ऐसा है कि मैं ये बात बहुत ही खुलकर कहना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ हैं, तो उनको जो पहले ड्रेस चलती थी, सूट-सलवार चलता था, जहाँ कोई और ऐसी ड्रेस पहनती थी, तो वही पहननी चाहिए और दुपट्टा ज़रूर लेना चाहिए। और कभी भी बच्चियों को, औरतों को अपने बालों को बिल्कुल ज़्यादा कटवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बालों को ज़रूरत से ज़्यादा कटवाते रहते हैं, तो उससे भी हमारा जो ग्रह है वो खराब हो जाता है। तो इसी तरह जो लड़के हैं, वो आप देखेंगे कि जीन पहनते हैं, बीच में से एक अलग से डब्बी लगाई होती है। तो पहले तो जो जिन लोगों के पास ऐसे कपड़े होते नहीं थे, तो वो उसको मजबूरी में ऐसे पहनते थे। अब तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी उसके ऊपर एक डब्बी लगा रहे हैं। तो डब्बी क्या है, जो उसके ऊपर कट लगा देते हैं, वो केतु हो गया। जैसे हम पेंट है, पेंट को नीचे वाला जो पतलून होती है, उसको हम राहु गिनते हैं। तो उसको हमने जगह-जगह पर वो रेशे निकाल दिए। तो जो सिला हुआ कपड़ा होता है, वो शुक्र का होता है। तो उसको हमने राहु और शुक्र, केतु और भी कई उसमें ऐड कर लिया। बिना वजह की हमने मुसीबत मोल ले ली। तो एक अच्छी पैंट शर्ट पहनी है और अपने पूरी बाजू की शर्ट पहननी चाहिए, और अपना जो ऊपर से ये जैसे मैंने ये रखा हुआ है, इससे ज़्यादा इसको खोल कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसी से फिर हमारा बृहस्पति भी ठीक रहता है। तो ऐसे कपड़े पहनने से मैं समझता हूँ कभी भी लड़कियों को कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो लड़के हैं वो अपने कानों में सोना पहन के रखें, और लड़कियां भी अपने कानों में बालियां वगैरह पहन के रखें, तो ये एक अच्छा योग बन जाता है, जिससे शादीशुदा जीवन, बाकी से वैवाहिक जीवन में भी सुख बना रहता है इससे। जी, मतलब शालीन कपड़े पहने और खुश रहें, यही है हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। सर शादीशुदा जीवन में जैसे आजकल लगभग सबके नहीं कह सकते लेकिन मोस्टली जो है परिवारों में झगड़े हो ही रहे हैं। किसी के कोई वैसे किसी के बहुत ज़्यादा तो किसी के कम। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे
शादीशुदा जीवन जो है वो ठीक रहे, झगड़े ना हो सर? देखिए, ऐसा है कि लाल किताब ने मतलब ये शादीशुदा जीवन को स्मूथ चलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय बताए गए हैं। इसके ऊपर ग्रंथकार ने एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है कि जब हम किसी जातक या जातिका की कुंडली देखते हैं, तो लाल किताब में उसमें कोई भी आपस में कुंडली मिलाई नहीं जाती। हम उसमें जातक का चौथा घर जो देखते हैं और आठवां घर देखते हैं और 12वां घर देखते हैं और 7वां घर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इन घरों में कोई भी ऐसा जो पाप पाप ग्रह है, जैसे कोई राहु या मतलब वहाँ पे सूर्य या चंद्र या कोई और ऐसा प्लेनेट जो शादीशुदा जीवन को खराब करने वाला ना बैठा हो। अगर बैठा हो तो जब हम शादी करते हैं, तो कन्या जब जातिका का पिता अपनी लड़की का कन्यादान करता है, तो उस समय जो वहाँ पर बैठे हुए ग्रह कुंडली में खराब कर रहे होते हैं, तो उनका सामान लेकर कन्या को दान कर दिया जाता है। उसमें हर प्लेनेट के दो दो टुकड़े लिए जाते हैं। तो एक एक टुकड़ा, जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ कि मान लो किसी के जातक के मंगल खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है, तो लड़का हमें अच्छा मिल जाता, तो हमारी मजबूरी होती है कि हम जहाँ वहाँ पे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ग्रंथकार ने जहाँ पर कहा है कि दो मूंगे एक समान वजन के ले लो। जब शादी की जा रही हो, तो जब कन्यादान करते हैं, आप देखा होगा कि जब लड़की का पिता लड़के को कन्यादान कर देता है, तो वो उस वक्त वो जो नग होते हैं वो भी साथ में दान कर दिए जाते हैं। तो जब शादी हो जाती है, तो वो कन्या क्या करती है कि एक नग को किसी भी दरिया पे जाकर उसको जल प्रवाह कर देती है, दूसरे की अंगूठी बनाकर पहन लेती है। तो अच्छा। इस ऐसे करने से मंगल के द्वारा जो जातिका और जातक के जीवन में खराबी आनी थी, वो बिल्कुल ही नहीं आएगी और उससे शादी बिल्कुल ठीक चलती है। मैं सभी अपने इसे देखने वाले दर्शकों को ये कहूँगा कि कुंडली मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी कैथी में ये वैदिक की इतनी विद्याएं की चल रही हैं, जैसे पराशरी है, केपी है या कोई और है, उसमें कुंडली मिलान का विधान है ही नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब भी कुंडली मिलाई जाती है, तो वो जो मिलाने वाला कह देता है कि 26 अंक मिल रहे हैं जी, 27 मिल रहे हैं जी, 18 मिल रहे हैं। तो शादी करने के 3-4 महीने बाद ही शादी टूट जाती है, तो फिर वो शादी मिलाने का क्या मतलब हुआ। तो लाल किताब कहती है कि अगर लाल किताब के मुताबिक उपाय किए जाएंगे, तो शादी बिल्कुल नहीं टूटेगी। ऐसा मैंने अपने पिछले 10 साल के तजर्बे में देखा है। मैंने बहुत सी ऐसी शादियां कराई हैं जो ऐसे जो लाल किताब के मुताबिक हैं, तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं मैडम। तो अच्छा ये सर, उपाय जैसे करने चाहिए जरूर। जी, जैसे मंगल 4 में आपने उपाय बताया और मंगल 4 में कहा जाता है कि 2 शादी का योग है या हाँ पत्नी जी, हाँ। बीमार, तो वो ठीक हो जाएगा सर, आप ये कह रहे हैं ये उपाय करने से? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि मंगल 4 वाला 2 शादियाँ नहीं देता है, वो शादीशुदा जीवन में वैसे तनाव पैदा कर जाता है, क्योंकि वो मंगल 4 वाला अपनी औरत के ऊपर, उसकी आजू के ऊपर थोड़ा-सा भारी होता है, अपनी सास की जीवन के ऊपर भारी होता है, अपनी नानी के जीवन के ऊपर भारी होता है। तो जैसे हमने देखो ना, 2 नग लिए मूँगे के, तो एक को जल प्रवाह कर दिया। इसका मतलब हमने मंगल को अपने से दूर कर दिया। तो दूसरी तरफ मंगल को हमने स्थापित भी कर लिया, यानी कि उसका जो बुरा रुख था उसको हमने चलता किया और अच्छे को अपने पास रख लिया। 2 शादियों के योग बनते हैं जी, अगर शुक्र खाना नंबर 4 में बैठा हो, तो उसमें ग्रंथकार कहता है कि जातक का हमेशा ही एक बड़ी औरत और एक छोटी औरत के साथ रिलेशन कायम रहते ही हैं। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसके बारे में भी बहुत अच्छा उपाय दिया गया है कि जातक जैसे पहले एक बार शादी करता है, तो दूसरी शादी को महीने 2 महीने के भीतर दोबारा फिर की जाए, तो ऐसा कभी भी फिर नहीं होगा। फिर जातक की एक ही पत्नी रहेगी और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। जी सर। सर, एक और हमारी जो समस्याएँ हैं मेन, बिज़नेस की है। कई बार ना किसी कोई आदमी जो है उसका काम उसको बार-बार बदलना पड़ता है सर, ऐसा क्यों होता है? एक किया फिर दूसरा, फिर तीसरा, कोई नहीं चलता उसका काम। हाँ, देखिए ऐसे है कि ये कुंडली में योग होता है, जिस जातक के कुंडली में खाना नंबर 10 का प्लैनेट अगर खाना नंबर 12 में चला जाए,
तो उस जातक को बहुत समय, यानी कि मैं समझता हूँ करीब-करीब कोई 40, 45, 50 साल तक तो यही नहीं पता चलता कि मैंने काम क्या करना है। तो वो अगर एक काम करता है तो 3 साल बाद दूसरा काम कर लेता है, तो उसके बाद तीसरा कर लेता है और बार-बार वो काम को लेकर भटकता ही रहता है और उसे समझ ही नहीं लगती कि मैं काम क्या करूँ। तो इसके लिए लाल किताब में बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। मतलब यानी कि ये तो मैंने आपको योग बताया, लेकिन अमूमन क्या होता है कि जब हम मैं थोड़ा-सा आपको इसके बारे में बता दूँ कि काम में डिस्टर्बेंस क्यों आती है। जब हम अपने शनि जो कर्म का अधिकारी है उसको खराब कर लें किसी वजह से, या जी, एक जो कारोबार का लॉर्ड है बुध, बुध जो है उसी के कारण ही ये सारा कारोबार चल रहा है। तो अगर हम उसको खराब कर लेते हैं, मान लो जातक अपनी बहन के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता है, या बुआ के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता है, या लड़ाई झगड़ा नहीं भी करता लेकिन वो छोटी-छोटी कन्याओं की या दुर्गा की अवहेलना करता है, तो उनको गाली देता है, या उनकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है, या कोई गलत काम करता है, शराब आदि, या अंडा ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, तो ऐसे जातक को काम करने में बहुत तकलीफ होती है। उसका काम चलता ही नहीं है क्योंकि बुध खराब हो चुका है। तो अब ऐसे जातक को सबसे पहले लाल रंग की बनियान पहननी चाहिए, जिससे हमारा खाना नंबर 10 आबाद हो जाएगा। तो जैसे जी, ही खाना नंबर 10 आबाद होगा तो उसको कुछ समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मैंने करना क्या है। तो उसके बाद उस जातक को चाहिए कि एक छोटा-सा उपाय है, 43 दिन का, थोड़ी-सी सौंफ लेकर आप किसी भी सरकारी कार्यकाल जिसमें बैंक और स्कूल ना हो, तो वहाँ अच्छा पे सर। थोड़ी-थोड़ी सौंफ रखते जाइएगा। तो आप 43 दिन के महसूस करेंगे कि उसका कारोबार बहुत तेज़ी से चलने लग पड़ा है और वह उससे अपने मनपसंद का धन भी कमाने शुरू कर दिया उसने। जी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है, इसे करने से निश्चित लाभ होता है। सर जैसे आपने कहा कि बैंक या स्कूल ना हो सर, जैसे सरकारी संस्थान तो हम पुलिस स्टेशन को भी कह सकते हैं सर, तो वहाँ तो नहीं रख सकते ना सर? नहीं, नहीं, या बी पुलिस स्टेशन तो खाना नंबर 12 हो जाता है जी, वो कहाँ से आएगा? मतलब जैसे रेलवे स्टेशन हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, कोई हाँ, डीसी ऑफिस हो सकता है, कोई ऐसे कोई भी दफ्तर जहाँ पर सरकारी आदेश जारी किया जा रहा हो। तो पुलिस स्टेशन तो पकड़ने की जगह होगी ना, तो वहाँ पे नहीं किया जा सकता जी जैसे उपाय। किसी ने कहा कि जी, जी। वो भी तो सरकारी ऑफिस है या फिर बिजली ऑफिस है, वहाँ भी नहीं कर सकते हैं सर, है ना? बिजली वाले ऑफिस में भी ना ना नहीं, करें। वो जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इशू की जाएगी वो तो राहु की जगह होगी ना, तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। वो कोई भी सरकारी जगह इतनी है, कहीं भी कर लो। उसमें कौन सी मुट्ठी भर के रखने हैं, सिर्फ 2 दाने सौंफ के लेने हैं सिर्फ। जी। कहीं भी जी। रख दें सर ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस हाँ, में हाँ, अंदर? कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। जी। सर एक जैसे ना कई बार चलता-चलता किसी का काम रुक जाता है और कोई कहता है कि नज़र लग गई, तो ये कैसे पता लगे कि ये नज़र लगी है? पहचान कैसे की जाए और उसको कैसे ठीक किया जाए? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो बिनाई बिनाई एक उर्दू का शब्द है जिसे देखने की ताकत कही गई है। ये शनि के पास होती है। लेकिन एक ताकत वो होती है जो मंगल बुध की होती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं मानसिक रूप से चाहे अभी दिल्ली जाया हूँ, बॉम्बे जाया हूँ, कलकत्ता जाया हूँ, कहीं भी जाया हूँ, तो ये जो मंगल बुध की सोच होती है तो ये कहीं से भी बैठकर किसी को भी बर्बाद कर सकती है। किसी के चलते हुए काम को देखकर अपने मन में सोच लेना कि इसका इतना काम चल रहा है, तो उस जातक को जो मंगल बुध होता है उसकी नज़र लग जाती है। तो इसका भी उपाय करने से उसकी जान छूटती है जी, अदरवाइज तो ये मंगल बुध छोड़ता ही नहीं है जी, बिल्कुल बर्बाद करके ही छोड़ता है ये। मंगल बुध की निगाह तो जो नज़र लगती है वो तो पत्थर को तोड़ देती है, तो काम तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई है। तो अगर ऐसा हो तो ये एपिसोड उपाय का ही है, तो मैं आपको उपाय ही बताता जाऊंगा कि जो दर्शक जो है वो उपाय को जानना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि 2 लड्डू लेने चाहिए जी। तो जी, रास्ते में किसी भी कुत्ते को खिला दो, जैसे ही कुत्ता लड्डू खा के जाएगा तो काम चलता हो जाएगा जी। जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आई है उसे कुत्ता अपनी ताकत से उसको वहां से ले जाएगा। तो ये जी सर। ऐसा उपाय कर लेना चाहिए अगर आपको लगता हो कि मेरा काम नहीं चल पा रहा। किसी भी समय खिला दें सर?
क्या ये हाँ, है नहीं कि देखिए ऐसा है ऐसा है कि ये लाल किताब के जितने भी उपाय होते हैं वो सूरज निकलने के बाद और सूरज अस्त होने से पहले-पहले होते हैं। और इसमें 2 प्रिकॉशंस और है कि कोई भी उपाय वीरवार और एतवार को नहीं करना चाहिए। वीरवार को कुछ एक राहु के लिए स्पेशल उपाय होते हैं और एतवार को केतु के लिए कुछ स्पेशल उपाय होते हैं। बाकी आप किसी भी दिन कर सकती हैं, कर कोई सकते हैं? दिक्कत नहीं है। हाँ। ये भी आपने अच्छी बात बताई कि वीरवार और रविवार को ना करें, बाकी किसी भी दिन कर लें सर। हाँ, और एक बात है कि उस दिन धूप खिली होनी चाहिए। अगर धूप नहीं होती तो फिर उपाय नहीं करना चाहिए। अगर मान लो आज बरसात हो रही है, कोई हनेरी चल रही है या बिजली चमक रही है, तो उस समय में कोई भी लाल किताब का उपाय शुरू नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नया करना चाहिए। तो जब वो रुक जाए, धूप लग जाए तो फिर ही करना चाहिए। क्योंकि ये सूरज के ऊपर ही सारा काम चलता है जी, लाल किताब तो सूरज की किताब ही है। तो इसलिए सूरज की हाजिरी में ही करने चाहिए। कोई कंटिन्यू किया हुआ है पहले वो आप कर सकते हैं, है सर? वो हाँ कर जी, हाँ जी, सकते उसमें हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। फिर आप करिए लगातार। सर अब आपने ये तो उपाय बता दिया कि नज़र लग गई और ठीक हो गया और भी आपने जी। बताया कि रुक गया वो भी। लेकिन सर अब एक उपाय स्पेशल उपाय और बता दीजिए जिसका काम ठीक है और वो और बहुत अच्छा हो जाए सर। वो क्या करें अपनी दुकान पे या अपने बिज़नेस में? ऐसा भी कुछ किया जा सकता है सर? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है जी। ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी दुकान के ऊपर सेल को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जी, तो इसमें ग्रंथकार ने बहुत बढ़िया उपाय बताया है कि आप बुधवार के बुधवार सूजी का हलवा बनाएँ, देसी घी का। और देसी घी के हलवे के ऊपर थोड़ी-सी नारियल को काटकर और बादाम की गिरी को काटकर कन्याओं को खिलाना शुरू कर दें शाम को 4 बजे। हर बुधवार के बुधवार अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, या छोटी-छोटी कन्याएँ जो आपके पास दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए आए, तो उसको एक पान वाली टॉफ़ी आती है, जो जो मीठी होती है, हार्ड हार्ड कैंडी कहते हैं जिसको। वो जी, जी। उसको हाँ, उसको दिया करें और उसका आशीर्वाद लें। जी, तो ऐसे करने से काम की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। देखिए, काम के लिए जो कारक ग्रह बुध है और बुध और राहु ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो मतलब हमारी इज्जत शोहरत को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। राहु जो होता है वो आप देखेंगे कि कभी भी आप किसी मॉल या शॉप पे जाइएगा तो कई बार कस्टमर घर से स्पेसिफिक शॉप पर कुछ खरीदने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचता है तो उस दुकान की नेगेटिविटी होने के कारण वो वहां से अगली दुकान पे चला जाता है। तो ये सारा कुछ जो करवा रहा होता है राहु करवाता है। तो जैसे ही हम छोटी छोटी कन्याओं को मीठा देकर उसका आशीर्वाद लेंगे, सूजी का हलवा खिलाकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, तो राहु जो होता है वो बुध के दायरे में कैद हो जाता है। फिर वो अपना कोई बुरा असर नहीं दिखा पाता, बल्कि उल्टा बढ़िया असर देना शुरू कर देता है। तो ये सबसे बेहतरीन और बढ़िया उपाय है, इसे करिए और लाभ उठाइए। जी। ये ये बहुत बढ़िया उपाय है। बहुत बढ़िया आपने बताया सर ये उपाय। सर एक जैसे आपने कहा कि कन्याएँ छोटे-छोटे बच्चे आ जाते हैं दुकान पे टॉफ़ीज़ रख सकते हैं, देते रहें। लेकिन साथ में सर कई बार जैसे लड़के भी आ जाते हैं, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं तो उनको भी वही टॉफ़ी दी जा सकती है सेम? नहीं देखिए कि अगर छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, यानी कि लड़कियों के साथ बच्चे भी होते हैं, लड़के भी होते हैं ना, तो उनको आप जी, बिस्किट दे सकती हैं, बिस्किट्स। बिस्किट्स दे सकते हैं बिस्किट सर। दे दिए। हाँ, दूसरा एक बात मैं और आपको बता दूं कि कन्याओं को कभी भी खट्टी वस्तु खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर। जैसे हम कोई खट्टी चीज देते, कई 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 एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि छोटे छोटे कन्याओं को गोलगप्पे खिला दो, इमली वाली टॉफी दे दो। अगर जी, आप कुछ ऐसा उपाय करेंगे तो ये मुसीबत खड़ी कर देगा। ये अच्छा ये इस योग में कहते हैं कि मौत नहीं तो मौत नहीं आती, लेकिन बीमारी बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको मीठा खिलाइए, और जो लड़के होते हैं उनको आप दे सकते हैं, इमली वाली टॉफ़ी दे सकते हैं या बिस्किट्स दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। सर अब आपने बिज़नेस अच्छा कर दिया, दुकानदारी अच्छी कर दी। अब पैसे आ गए तो अब जो है मकान लेने की हम सोचते हैं। तो मकान लेते हुए भी कुछ देखें या जो पसंद आए ले लें? हाँ, देखिए ऐसा है कि मकान
अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हो तो फिर तो अपना मकान बनाना चाहिए। अगर कुंडली में शनि खाना नंबर 7 में बैठा हो तो उस जातक को बने बनाए मकान लेने चाहिए। तो बने बनाए मकान उसको ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। तो खाना नंबर 12 में अगर शनि बैठा हो तो फिर तो जातक के मकान खुद ब खुद बनते ही जाते हैं जी। एक मकान उसको बनाने में तकलीफ होती है, उसके बाद तो 12 तक मकान बन सकते हैं। मकान जी। खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि मकान कभी भी किसी लावल्द इंसान से नहीं खरीदना चाहिए। लावल्द एक उर्दू का शब्द है जिसमें निसंतान दंपति को कहा गया है, जिसके लड़का नर संतान नहीं होती। जी। यानी ऐसे जातक से मकान नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो हमारी औलाद की आगे बढ़ोतरी नहीं होती। ये एक मेन प्रिकॉशंस है। चौरस्ते का मकान नहीं खरीदना चाहिए। गृहस्थी वाले मकान में नेगेटिविटी बहुत होती है। ग्रंथकार ने कहा कि जहाँ तक कहा कि जातक जो मकान खरीदेगा उसकी आंखों की रोशनी भी कई बार खराब हो जाती है, या उसको आंखों की कोई ना कोई मुश्किलात आती ही रहती है। तो जी। ऐसा मकान भी नहीं खरीदना चाहिए जो गली को छत कर बनाया गया हो। ऐसा मकान भी नुकसानदायक होता है। ये मेन प्रिकॉशंस है मकान खरीदने वक्त। जी। ऐसा मकान नहीं खरीदना चाहिए। सर अगर मान लो किसी का ऐसे मकान हो ही चौराहे पे हो, जैसे आप बता रहे हो, तो क्या कर सकते हैं? कोई प्रिकॉशन है या नहीं, उसको बदलना ही पड़ेगा सर उसका? हाँ, देखिए अगर चौरस्ते पे मकान है तो फिर उसका दोष तो होता ही है, लेकिन वहाँ पर वो चांदी का एक उपाय होता है। अगर वो कर दिया जाए तो फिर ठीक रहेगा, फिर वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। वो एक कुंडली देखकर उपाय होता है। तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत हो तो वो फिर वो चांदी डलवा दी जाती है, जिससे नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। सर एक और है, जैसे कि कई बार ना हम सोते हैं, कोई भी जी जी। फैमिली का मेंबर एकदम ना नींद में बोलने लग जाता है या हड़बड़ा के एकदम उठ जाता है। इसका इसका क्या कोई कोई कई बार हमें लगता है कुछ किया कराया है या इसको कुछ क्या हो गया, या क्या कारण हो सकता है सर इसका? देखिए कि ऐसा है कि लाल किताब किए किराए को तो मानती नहीं है जी। किया किराया तो होता ही नहीं है। ये तो एक ग्रहों की जुति के कारण ऐसा हो जाता है। यानी अगर किसी की कुंडली में चंद्र खराब हो या बुध खराब हो या बुध केतु के साथ मिल रहा हो या चंद्र केतु के साथ मिल रहा हो, तो उसमें ऐसी दिक्कत परेशानी आती है। क्योंकि चंद्रमा जो हमारे दिल का कारक ग्रह है, तो रात को सोते वक्त जैसे हम सोते हैं तो जब केतु की कोई नेगेटिविटी उसके दिल और दिमाग के ऊपर प्रभावित करती है तो जातक हड़बड़ाकर उठ जाता है। या कई बच्चे जो होते हैं रात को सोते वक्त डरते रहते हैं। ये सब इसी योग के कारण ही होता है। ये मतलब कोई किया कराया नहीं होता जी। ये भी मतलब इस योग के कारण है। इसका चंद्रमा को तेज करना चाहिए, केतु का उपाय करना चाहिए, तो ये दोनों ही जुति फिर ठीक हो जाती है। फिर ऐसा जातक नहीं करता। चंद्र जी। और केतु, बुध केतु, चंद्र बुध, ये 3-4 ऐसे योग होते हैं जिनके कारण जातक परेशान रहता है। तो वो परेशानी जब सोता है रात को तो उसको वो तंग करती है, जिससे वो डर जाता है जी। तो यही सर कारण है। कुंडली दिखा के ही किया जा सकता है या कोई जनरल उपाय भी है जो कोई भी कर सकता ये आपने जो प्रश्न किया है एक बहुत महत्वपूर्ण है। इस पॉडकास्ट में मैं सभी दर्शकों को ये बात कहूँगा कि जो जो उपाय बताए जा रहे हैं, जो कॉमन उपाय होते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी गंभीर समस्या से आप जूझ रहे हैं तो वो एक अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर ही उपाय करने चाहिए। कई बार क्या होता है कि कॉमन उपाय भी सूट नहीं करते, तो नुकसान पैदा कर सकते हैं। तो पहले किसी अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लें कि मेरे को ये दिक्कत है, तो वो जो उपाय आपको सजेस्ट करे वो कर लें। अगर आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो फिर मतलब आप कर लें, चांदी का कड़ा पहना दें, गले में चांदी पहना दें, जी। केले का दान करना शुरू कर दें। तो ऐसे करने से ये लाभ होता है, निश्चित लाभ होता है। लेकिन फिर भी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए ताकि कोई और परेशानी ना हो, इसलिए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि लाल किताब जो है वो किए कराए को तो मानती नहीं है, तो आप एक बात जी जी। बताइए कि कई बार घर पे खून के छींटे दिखाई देते हैं और ये बहुत से लोगों के घरों में ऐसा हुआ होगा, तो फिर इसका क्या कारण है सर? ऐसे है कि खून के छींटे गिरना
घर में किसी का बेहोश होकर गिर जाना, या बैठे-बैठे लड़ाई झगड़ा हो जाना, जब भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी जो अलामतें हैं ये मंगलबद्ध के कारण होती हैं। मंगलबद्ध ही इन सभी के लिए कारक है। मंगलबद्ध को हम दूसरे तरफ ये भी कह सकते हैं कि खराब राहु हो जाता है ना, जब राहु बिगड़ जाता है तो फिर ये ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देता है जी। तो ये कोई किसी का असर नहीं होता, ये बस उसकी एक राहु की नेगेटिविटी का असर होता है। तो मंगलबद्ध का उपाय करना चाहिए जी। मंगलबद्ध के उपाय करने से ये कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। मंगलबद्ध का उपाय मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 उपाय होते हैं, वो कर लीजिए। गुड़ वाली रोटी बनाकर 43 दिन कुत्तों को और काओं को खिलाइए, तो ये ऐसी नेगेटिविटी जो महसूस हो रही है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ना चींटे गिरेंगे, ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना बीमारी आएगी। बहुत सिंपल उपाय है जी ये। जैसे किसी के ना कपड़ों पे कट लग जाता है सर, न्यू कपड़े पड़े हैं अलमारी में और उस पे कट लगता हुआ दिखता है, तो हमारे एक व्यूअर ने हाँ, भी। देखिए वो ये सब जो जो कुछ भी ये हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब मंगलबद्ध के कारण ही है। अच्छा। कोई कोई किसी देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लाल किताब में ना बताई गई हो। ये बिल्कुल जो जिनका दिल कमज़ोर होता है ना, वो ये किराए को मानते हैं, और नहीं होता। चंद्रमा कमज़ोर है कुंडली में तो फिर आप रस्सी को भी सांप कह सकती हैं जी। तो ऐसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है ये मंगलबद्ध के कारण ही होता है। मंगलबद्ध में अपने आप बहुत कुछ होता है मैडम। कई बार तो घर में हम जोत जगाते हैं, कई लोग जोत जगा लेते हैं तो वहां पे आग लग जाती है। कोई आग लगाता थोड़ी है वहां पे। बस वो बिल्कुल सर। एक हवा ऐसी आती है जिसके कारण ये सब कुछ हो जाता है। तो ये हवा जो होती है ये मंगलबद्ध की होती है। लाल किताब में एक हवाबद्ध और हवा बलाई कहा गया है। ये दोनों ही होती हैं जी, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। तो जैसे ही जो मैंने आपको उपाय बताया आप करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना कट लगेगा, ना खून के छींटे गिरेंगे, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई घर में कहीं भी आग लगेगी। सर जैसे अभी आपने कहा कि कई बार जोत जगाई घर में और आग लग गई, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मैंने भी अपने आसपास देखा है किसी का। तो सर एक बात, जैसे जोत जगाते हैं घर पे, तो क्या जगानी चाहिए या क्या है सर, इसका लॉजिक है कोई? लाल किताब में बताते हो, अब वो देखिए बताइए सर हमारे। जोत घर में बिल्कुल नहीं जगानी चाहिए। देखिए कि ये प्रचलन पहले नहीं हुआ करता था। अब फिल्मों में जैसे पिक्चरों में मंदिर बनाकर दिखाना शुरू किया, तो वहाँ पे देसी घी की जोत दिखानी शुरू कर दी। कोई काम के लिए नहीं है तो ये ऐसे कर लो। तो ये सारा कुछ फिल्म इंडस्ट्री से ही इंटर हुआ है। घर में जोत जगाने का मतलब ये होता है कि जो देसी घी होता है हम उसको जला देते हैं ना, तो जलाने से कोई भी चीज़ जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो औरत को भी लाल किताब में शुक्र कहा गया है और देसी घी को भी शुक्र कहा गया है। और आग जो होती है वो सूर्य की होती है, जो जोत जगाने में काम आती है। जो खाना बनाने में आग आती है, जहाँ कोई भट्ठी में कोई आग जलती है, जहाँ कोई और ऐसी आग जिससे कोई जलाने का काम किया जाए, तो वो मंगलबद्ध की होती है। तो सूरज और शुक्र जो दोनों आपस में एक दुश्मन ग्रह हैं, तो जैसे जैसे शुक्र जलता जाएगा वैसे वैसे ही धन संपदा का नाश होता जाता है। घर की जो औरतें होती हैं वो बीमार रहना शुरू कर देती हैं। और सूरज और शुक्र के मिलन के बाद जो घर के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव जाता है। लाल किताब के नियम के अनुसार कभी भी जोत नहीं जगानी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर जोत जलाने की बहुत इच्छा है तो आप किसी धर्म स्थान में जाइए तो वहाँ पर जला सकती हैं, क्योंकि उसका प्रभाव थोड़ा वहाँ पे कम हो जाता है। क्योंकि जब धर्म स्थान में सभी ग्रह जो होते हैं उनका फल अपना अपना ही गिना गया है। तो घर में कभी भी देसी घी की या तेल की कभी भी जोत नहीं जगानी चाहिए। ऐसे करने से वो ग्रह नष्ट हो जाता है, तो उसका कुप्रभाव हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। सर जैसे आपने कहा कि मंदिर में जगा सकते हैं हम जोत, जी। मंदिर में सब लोग जा सकते हैं? मंदिर में भी शायद प्रकृति की तरफ से किसी-किसी को अलाउड नहीं है कि भई आपने मंदिर नहीं आना है ना, शायद ऊपर से ईश्वर ने कहा हुआ है कि आप बिल्कुल, मंदिर नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। देखिए कि लाल किताब में
मंदिर में जाने के लिए भी कुछ लोगों के लिए वर्जित किया हुआ है। जैसे कोई भी 2 दुश्मन ग्रह अगर खाना नंबर 12 और खाना नंबर 8 में हो, तो उस जातक को कभी भी धर्म स्थान में नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल ही धर्म स्थान में नहीं जाना चाहिए जिनका राहु खाना नंबर 8 में होता है। तो 8 से सीधा सामने खाना नंबर 2 होता है जो धर्म स्थान होता है। तो राहु एक नेगेटिविटी प्लैनेट्स है। तो जैसे हम किसी भी धर्म स्थान में जाएंगे तो वहां पर जाकर हम उस नेगेटिविटी को धर्म स्थान में भी फैला दे देते हैं। तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो धर्म स्थान की चौखट के ऊपर माथा टेके, तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा निस्बत कि धर्म स्थान के अहाते में जाने से, मतलब अंदर जाने से उसके नुकसान होगा। उससे क्या होगा कि उसके सामने जो खाना नंबर 10 सॉरी खाना नंबर 11 जो वहाँ से 10वां बनता है, तो खाना नंबर 11 जो हमारे लाभ का है, हमारी इच्छा का है, जो हमने अपने जीवन में जो भी इच्छाएं पूरी करनी है तो वो गाना खाना नंबर 11 से होती है। तो फिर उनमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए धर्म स्थान में नहीं जाना चाहिए जिनकी मैंने आपको बताया कि ये योग हो। वो धर्म स्थान से बाहर से माथा टेके, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा अंदर जाने से। सर, अब जैसे आप कह रहे हैं कि धर्म स्थान है, जैसे गुरु जी। का जो द्वार है, जैसे हम अपने गुरुओं के जाते हैं, हमारे कोई कुल गुरु हैं, तो वो भी धर्म स्थान में ही गिना जाएगा? नहीं, ये कुल गुरु जैसे आप अपने किसी गुरु के पास जा रहे हैं तो उसके घर पे जाएँगे ना आप, जहाँ उन्होंने अपना कोई आश्रम बनाया होगा उसके पास जाएँगे। तो जी, जी। वो धर्म स्थान की श्रेणी में नहीं आता। धर्म स्थान की जहाँ पर धर्म की स्थापना की हो, जैसे जो हम हैं सनातनी लोग हैं वो मंदिर को मानते हैं, जहाँ कोई और धर्म वाले अपने अपने किसी को इष्ट को मानते हैं तो वो धर्म स्थान की श्रेणी में आ जाता है। गुरु जी। की उपाधि एक अलग होती है, वो नहीं आता उस कैटेगरी में। वहां पे आप जा सकते हैं गुरु का तो आशीर्वाद गुरुद्वारे लेने। भी जा सकते हैं सर? गुरुद्वारे भी जा सकते हैं? देखिए जिनका राहु जहाँ 8 और 12 की में कोई दुश्मन ग्रह है तो उनको नहीं जाना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। जी। तो बाकी उनकी अपनी मर्जी है जी, अगर वो जाना चाहे तो फिर जो ग्रहों ने नुकसान देना है वो तो देगा ही देगा जी, वो तो जी। माफ नहीं करते किसी को भी। बेहतर तो यही होगा कि वो बाहर से माथा टेकें, क्योंकि परमेश्वर ने, ईश्वर ने जो ये ग्रंथ की रचना की है, तो उसने खुद ये बात कही है कि ऐसे जातक मेरे द्वार पे ना आए जिनका राहु खाना नंबर 8 में हो। तो जहाँ जो 12 और 8 में कोई दुश्मन ग्रह हो तो उसमें नेगेटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो अगर हम गंदे कपड़े पहनकर कहीं भी जाएँगे तो वहाँ पर गंदगी फैल जाएगी। तो ऐसे ही ये इन प्लैनेट्स का हाल है। तो वो वहाँ पर जाकर अच्छाई नहीं बुराई करेंगे। तो धर्म स्थान तो एक पवित्र स्थान होता है, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उनको बाहर से ही माथा टेक लेना चाहिए। तो वो गुरु वो उसको ज़्यादा फल देता है, क्योंकि उसने अब उनकी उसकी आज्ञा को माना है। जब आज्ञा को मान लिया तो फिर ज़्यादा फल मिलेगा। अगर उसके बरखिलाफ़ी करेगा तो फिर उसको नुकसान होगा। ये जी। चॉइस अपने हाथ में है जी। सर, जैसे मान लो, जैसे आप कह रहे हैं 8वें में राहु है तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर उसका जो असर है राहु का वो 9वें में भी जा रहा हो, ये दिखवा नौमे के में किसी कैसे जाएगा जी? नौमे में कैसे जाएगा? नौमा तो हमारा जो होता है वो बुजुर्गों का स्थान होता है, तो वहां पे कैसे चला जाएगा? नहीं राहु सर, जैसे 8 किस। हाँ जी, हाँ जी। जैसे राहु 8 है और उसके आप जब दुरुस्ती करते हैं कुंडली की, तो आप देखते हैं कि उसका असर 8 में आ रहा है या 9 में भी आ रहा है। तो अगर आप किसी अच्छे जो एक्सपर्ट हैं लाल किताब के, वो देखते हैं कि उसका, हमें देखने में तो लग रहा है कि 8 में है, लेकिन उसका असर जो है वो 9 में आ रहा है, तो मंदिर जा देखिए से सकते हैं? हाँ, नहीं देखिए जहां पर सबसे पहले तो जो 8 का असर 9 में जा रहा है तो उसको हम पहले दुरुस्ती करेंगे ना। हम जी, उस हाँ जी। जातक से पूछेंगे कि आपके बुजुर्गों को किसी को सांस की प्रॉब्लम है, या किसी को सांस के द्वारा हार्ट में कोई दिक्कत आ जा रही हो, जहाँ हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, तभी हम लेंगे ना कि वो खाना नंबर 9 में उसका असर चला गया है। इसी तरह अगर उसका असर 7 में भी तो जा ही सकता है, फिर अगर दुरुस्ती करेंगे तो। अगर उसकी औरत के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, या ससुराल के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है ज़्यादा, वो तो खैर 8 में भी हो जाता है। जहाँ शादी के बाद एकदम से पैसे आने रुक जाते हैं तो जिसका असर खाना नंबर 7 में चला गया है।
तो अगर 9 में जा रहा है तो 9 में भी राहु को कहा गया है कि वो धर्म को तो मानता है, लेकिन असलियत को मानने की कोशिश करता है। वो लोक दिखावे के लिए कभी भी धर्म स्थान में जिसका खाना नंबर 9 में राहु होता है वो बिल्कुल नहीं जाता। आप देख लीजिएगा जिसकी कुंडली में राहु 9 में हो ना, वो अगर धर्म को मानेगा तो उसकी असलियत पर ही मानेगा। ऐसे नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए हम कोई अनुचित लाभ लेने के लिए किसी जगह पर चला जाए, ऐसे नहीं करता। तो 9 में भी वैसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 9 भी तो राहु खराब ही है ना जी। राहु जब खराब होएगा तो फिर उसे धर्म स्थान में जाना कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन 8 में तो बिल्कुल मनाही है। जी। राहु राहु 9 वाले को इतनी मनाही नहीं है, लेकिन वो असलियत को मानते हुए ही जाएगा। अगर आप उसे कहें कि चलिए आओ धर्म स्थान में चले जाएं तो वो कभी नहीं जाएगा ऐसे। मतलब वो वो फैक्ट से जाएगा, मतलब लॉजिक से हाँ, जाएगा। सर इसका बिल्कुल, मतलब, बिल्कुल, वो लॉजिक पर ही उस बात को मानने की कोशिश करेगा, ऐसे नहीं चले जाएगा वो। तो इसका मतलब तो राहु समझदार है सर बहुत, कि देखो ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं कि राहु झूठ का ही वो करता है, नहीं। आपको किसने ये वहम डाल दिया कि राहु खराब ग्रह है? अरे आज राहु ही तो एक ऐसा ऐसा ग्रह है जो आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकता है, रोड़पति भी बना सकता है। जी। राहु को तो कभी भी बोलना ही नहीं चाहिए मैडम, ये तो समय राहु का चल रहा है। अगर राहु आप देखिए कि जिन कुंडलियों में राहु खराब होता है, जब खराब कर लिया जाए किसी वजह से, तो वो तो बेचारे इधर उधर बेकार घूमते फिरते हैं। नाम शोहरत तो मैंने तो पहले कहा कि बुध और राहु ही ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो हमारी इज्जत मान शोहरत को बढ़ाते हैं। जैसे हम आज पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो ये भी तो बुध राहु की कृपा ही है। उसकी कृपा से ही तो हम ऐसे लाखों लोगों को मिलेंगे। नहीं तो आपके बारे में किसी को भी नहीं पता, मेरे बारे में किसी को नहीं पता। जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो इसको जो लोग देखेंगे तो ये राहु और बुद्धि तो बचा रहे हैं ये बात। इसको हम कैसे बुरा कह सकते हैं? इस समय की तो डिमांड है। राहु को तो ज्यादा से ज्यादा पालना करनी चाहिए। राहु तो बहुत कुछ देने वाला ग्रह है। मेरा तो सबसे प्रिय ग्रह ही राहु है। क्या बात है सर, फिर आप बताइए सर कि कैसे पालना करें और कैसे अच्छा करें राहु हम सब भी। देखिए राहु सबसे पहले किसी झूठ को पसंद नहीं करता, वो अच्छा। सच्चाई को पसंद करता है। वो किसी के आगे गलत बात के लिए झुकता नहीं है। वो कहता है कि जो मेरे कारक प्लेनेट कारक आशा है उसकी आप पालना करिए। जैसे राहु ससुर होता है जी, ससुर की सेवा करिए, उसका आशीर्वाद लेते रहें तो राहु खुद ब खुद ठीक हो जाता है जी। अपने घर की जो लैट्रिन बाथरूम होती है उसको अच्छी तरह से साफ रखिए। नहाने के बाद अपने गुस्ल खाने को बिल्कुल साफ रखिए। तो कई लोग क्या करते हैं, नहा के आ जाते हैं तो पानी वहां पे साफ नहीं करते, तो ऐसे करने से राहु खराब हो जाता है। राहु कभी भी गंदगी को पसंद नहीं करता। साफ सुथरा रखे अपने आप को हर जगह पर, साफ कपड़े पहने, कभी भी नहाए बिना बाहर ना जाए, बालों को अच्छी तरह से काट छांट के रखें, और परफ्यूम वगैरह लगा के रखें। राहु ठीक हो जाता है जी। जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनका आशीर्वाद लेता रहें, उनको कुछ ना कुछ दान देते रहें, शमशान घाट में कुछ ना कुछ दान करते रहें, तो राहु प्रसन्न होता है इससे बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, राहु मतलब अच्छी हमसे पुण्य काम करा के ही खुश होते हैं, जैसे हम लोग मानते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। राहु को तो कोई दोष देना ही नहीं चाहिए, वो तो बहुत अच्छा प्लेनेट है। लेकिन बिगड़ जाए तो सबसे ज्यादा खराबी यही है। मना के रखें उसको, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक ना, जैसे अभी हमने ना एक न्यूज़ सुनी मैंने अभी सुबह ही, कि जी, जी। किसी की नौकरी लगी और वो मंदिर जा रहे थे, कोई मैं तीर्थ स्थान ही जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सर। तो सर तीर्थ यात्रा जाते हुए क्या हमें कुछ अपने कुंडली के प्लैनेट्स को, कुछ वर्षफल को चेक करना चाहिए? क्योंकि क्योंकि आजकल बहुत पहाड़ में किसी की दुर्घटना हो गई, ऐसे कई बार सुनने को मिलता है तीर्थ यात्रियों की। तो क्या कुछ चेक करना चाहिए सर कुंडली में? बिल्कुल चेक करना चाहिए जी। देखिए ऐसा है कि यात्राएँ कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे एक यात्रा है कि हम सड़क के द्वारा बाई बस या बाई कार जाते हैं। एक यात्रा है जो हम समुद्र के द्वारा करते हैं। एक यात्रा है जो हम हवाई हवाई जहाज से करते हैं।
तो इनके लिए हवाई जहाज के लिए अलग प्लैनेट्स ज़िम्मेदार है, जो समुद्र के लिए अलग ज़िम्मेदार है, जो सड़क के लिए अलग ज़िम्मेदार है। लेकिन यात्रा का मेन कारक जो ग्रह है वो केतु है। तो केतु अगर आपकी कुंडली में उस समय खराब अवस्था में बैठा हुआ है तो फिर यात्रा को रोक देना चाहिए। अगर केतु को बुध देख रहा हो, मंगल के साथ केतु बैठा हो या बुध के साथ केतु बैठा हो या मतलब केतु फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो ये सभी यात्राएं अगर हम धर्म स्थान को करते हैं या रात को शाम को धर्म स्थान की तरफ यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो वो दुखदायी साबित हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो बढ़िया ही हो। यात्रा धर्म स्थान की या कोई और भी यात्रा है तो उसमें केतु को जरूर देखना चाहिए कि रास्ते में रुकावट केतु ही देता है और कोई नहीं प्लानट देता। अच्छा सर। तो केतु चेक करिए सबसे पहले। सर केतु तो चेक कर लेते हैं। मान लो कि परिवार में जा रहे हैं और एक का केतु 4 में है और यात्रा करनी जी ही जी। पड़ जाए, तो कुछ प्रिकॉशन लेके हम जा सकते हैं या उसको एक को कैसे छोड़ के जाएं, वो भी बताइए देखिए सर। फिर अगर मान लो केतु 4 में है तो आपने किसी यात्रा पर जाना ही है तो उसके लिए उपाय है। आप केतु की आशा को लेकर किसी भी धर्म स्थान में रख दें तो केतु ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी प्लान जिसको हम धर्म स्थान में उसकी आशा को भेज देते हैं तो फिर वो प्लैनेट से है वो नुकसान नहीं करता। उसको परमात्मा की तरफ से एक सगंध मिल जाती है कि अब तू अच्छा चाहे ना कर लेकिन बुरा नहीं करना। क्या कर लें सर, वो भी बता दीजिए। ऐसा है कि जब किसी का केतु खाना नंबर 4 में हो तो उसको शाम को यात्रा की तरफ रवानगी नहीं करनी चाहिए। खास जरूरत हो तो फिर उसको चाहिए कि केतु की कोई आशा लेकर जैसे केले ले लें या सफेद काले तिल ले लें या काला सफेद कंबल ले लें तो किसी भी धर्म स्थान में रख दें। तो ऐसा करने से जो केतु का दुष्प्रभाव है जो यात्रा में रुकावट डालने वाला है वो नहीं डालेगा। तो अगर इस तरह से अगर हम उपाय करके चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि यात्रा में कभी भी कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे सर फिर ये तो यात्रा में जाते समय, पहले जब कोई यात्रा में जाते थे ना, तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो बेटियों को पैसे दे के जाते थे सर। हमें याद है जी कि जी। हमारे दादी दादाजी कहीं जाते थे ना, वो हमें पैसे दे के जाते थे। तो वो भी एक तरह से उपाय ही हो गया ना सर। हाँ नहीं देखिए मैडम देखिए आपने ये अपाय को खुद ही बोल दिया कि बेटियों को पैसे दे के जाते थे। जी। तो खाना नंबर 6 में बुध और केतु इकट्ठे ही होते हैं जी। तो बेटियों को खुश कर लिया। जब बुध खुश हो जाएगा तो फिर वो केतु को नुकसान नहीं देगा ना। बुध ठीक हो जाएगा तो उससे राहु भी ठीक हो जाता है कि जब राहु ठीक है तो केतु खुद ब खुद ठीक हो जाएगा जी। तो सारी स्टोरी बुध और राहु के इर्द गिर्द ही घूम रही है जी। इसको जी। ठीक रखने से जीवन ठीक है। तो बेटियों को खुश रखो सर, है ना? बिल्कुल। आप देखिए कि आप देखेंगे कि इस समय सबसे ज्यादा जो परेशान है वो बेटियां ही हैं। हाँ जी। बेटियां हमारी जो है वो बिल्कुल परेशानी के दौर से गुजर रही हैं। पहले तो पहले घर में ऐसा माहौल नहीं मिलता कि वो पूरी तरह से पढ़ लिख पाएं। अगर किसी को मिलता है तो समाज में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर समाज से भी वो बच निकले तो फिर शादी के बाद उसे ससुराल में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि बेटी हमारी घर की शान है, दूसरी तरफ हम किसी न किसी रूप में चाहे वो बेटी है, पत्नी है, माँ है, तो उसको पीड़ित करते रहते हैं। तो अगर हम ऐसे दोगली पॉलिसी अपनाकर चलेंगे तो फिर कैसे खुशहाली आएगी। जी। बेटी का दर्जा सनातन धर्म में वो बहुत ऊंचा दिया गया है। तो वैसे भी देखा जाए तो अगर धार्मिक तौर पर भी देखा जाए तो दुर्गा की पूजा अर्चना कर लेने के बाद किसी और देवी देवता की पूजा अर्चना की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सारे ग्रह उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आप दुर्गा को जब देखेंगे ही उसके हाथ में त्रिशूल है, शेर की सवारी है, फिर उसने अपने हनुमान जी उसके आगे चलते हैं और भैरव जी साथ चलते हैं और उनको काले चने का प्रसाद का भोग लगता है, सूजी के हलवे का भोग लगता है।
तो जब हम नवरात्रे करते तो वहां पर रेता के ऊपर कुंभ स्थापित किया जाता है, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 9 के 9 जो ग्रह हैं वो दुर्गा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। सबसे सर्वशक्तिमान माँ दुर्गा है। तो जब दुर्गा सर्वशक्तिमान है तो फिर हम उसकी जो अंश है, जो बेटियां हैं, जब हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने या ईश्वर ने खुद कहा कि जो बेटियां हैं वो दुर्गा का रूप है, तो हम दुर्गा की तो पूजा कर ही जा रहे हैं लेकिन बेटियों को तंग करी जा रहे हैं। बिल्कुल तो सर। जी। कैसे बेड़ा पार होगा जी। तो बिल्कुल। मैं ये कहूंगा, मैं खुल के ये बात कहूंगा कि दुर्गा की चाहे आप अवहेलना कर दें, लेकिन छोटी छोटी जो बच्चियां जिनकी आज 9 साल 8 साल 11 साल की हैं, जो अभी बच्चियां हैं, जो कन्याओं की श्रेणी में आती हैं, तो उनका आशीर्वाद लेने से चाहे आप दुर्गा की पूजा ना भी करें तो वो कभी नाराज नहीं होगी, वो खुश रहेगी, क्योंकि आप उसके अंश को ही तो मान रहे हैं। अंश बिल्कुल। को मानना बहुत जरूरी है। जी सर। तो बस ऐसे करिए तो नहीं, नहीं, बस सब बहुत ठीक अच्छा। ठाक है जी। सर, अब आपने ये बताया कि रास्ते में कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं, अगर किसी जी के जी। कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं। एक सर, किसी की गाड़ी का ना कई बार बार-बार ही एक्सीडेंट होता है, बार-बार चोट लग जाती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है सर? देखिए ऐसा है कि जब हम कोई भी नया लोहा खरीदते हैं ना, तो उस साल हमें ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि हमें उस साल ये गाड़ी या कोई और व्हीकल जो खरीदने जा रहे हैं उसका योग बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर फिर भी हम अगर उसको चेक नहीं करते हैं तो हम गाड़ी ले आते हैं तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी लाल किताब में उपाय बताया गया है। कुछ बादाम और कुछ छुहारे लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी गाड़ी में रख दो। तो ऐसा करने से कभी भी एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा ग्रह खराब भी हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन जातक का फिर भी कहीं ना कहीं बचाव होता हुआ देखा गया है। मैंने जी। ऐसा अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जिन जिन को जो मैंने ये उपाय कराए हैं उनको निश्चित रूप से लाभ मिला है जी। बाइक में भी रख सकते हैं सर? हाँ, कोई भी चीज जो आप चलाकर लेकर जा रहे हैं उसमें आप रख सकते हैं, बशर्ते है कि वो गीले नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, और खराब किसी जो कपड़ा है वो चमकदार लाल नहीं होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और उसी में बांध कर रखने होते हैं। सर, जैसे अभी आपने छोटी-छोटी बच्चियों की बात की, बेटियों की बात की, जो बेटियाँ हैं छोटे, ये इनको हम कैसे हम चाहते हैं कि ये लाइफ़ में ना, हर माँ-बाप चाहते हैं कि ये लाइफ़ में जो है आगे सक्सेस इनको मिले। तो क्या उपाय करें सर बच्चों के लिए कि इनकी पढ़ाई जो है सफल हो, ये आगे सफल हो सर? क्या कर सकते हैं हम नॉर्मली? देखिए ऐसा है कि अगर जो बच्चे होते हैं जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, या कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन बच्चे हमारे आगे बढ़ते जाएं इसके लिए माँ बाप को चाहिए कि उनको अच्छी शिक्षा दें। जरूर शिक्षा से तो सबसे पहले काम चलता है जो हम घर पे सिखाते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको महसूस होता है कि बच्चे कुछ गलत राह पे जा सकते हैं, या आजकल माहौल ही ऐसा है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का वातावरण भी उनको कोई इतना ज़्यादा अच्छा तो मिलता ही नहीं है, तो उनको चाहिए कि कुछ हल्दी और कुछ चावल लेकर किसी भी धर्म स्थान में दान करते रहें। ऐसा करने से जो बच्चे हैं वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते। लेकिन इसके साथ साथ जो शिक्षा संस्थान है उनको भी चाहिए कि जो वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं उनकी ड्रेस सेंस के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाए। पहले लोग गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ पर जो एक गुरु का नियम होता था, सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर गुरु को प्रणाम करना, अपने इष्ट को याद करना, उसके बाद पढ़ना लिखना शुरू कर देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि बच्चे रात को 12-12 बजे तक तो पहले मोबाइल और टीवी देखते रहते हैं, फिर सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, बिना नहाए भी स्कूल चले जाते हैं। अगर स्कूल में जाते भी हैं तो वहाँ पर उसे कोई ऐसा माहौल नहीं मिलता कि वहाँ पर तो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी सिनेमा में आए हैं, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया होता है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा इस चीज़ का सुधार होना चाहिए कि टीचर का जो रुतबा है वो एक गुरु के समान होता है, सभी जाएं सबसे पहले गुरु से आशीर्वाद लें। लेकिन आजकल टीचर तो जाकर आशीर्वाद लेने की बजाय तो हेलो कहते हैं,
तो फिर जब हेलो की जाएगी तो फिर शिक्षा कैसे आएगी? हैं? तो बिल्कुल। कुछ देखिए, जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में चला जाता है ना, तो वहाँ पर जो वहाँ के लेक्चरार होते हैं तो वो उसको अपना फ्रेंड मान लेते हैं। वो समझते हैं कि अब बच्चा मैच्योर्ड हो चुका है, 18 साल के बाद तो ऐसे ही बच्चा मैच्योर्ड हो ही जाता है, तो उसको एज ए फ्रेंडली गाइड करते हैं। लेकिन 18 साल तक तो बच्चे को एक संस्कार की जरूरत होती है। तो वो संस्कार या तो उसको घर में मिल सकता है, उसके माँ बाप दे सकते हैं, जब उसके बाद उसको स्कूल से मिलता है। लेकिन दोनों जहाँ जहाँ पर ये माहौल जो मिलता ही नहीं है, तो बच्चे का तरफ पढ़ाई की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। मैंने जी, तो जहाँ तक देखा कि बच्चे 2-2 साल के होते हैं तो पेरेंट्स अपने उसको उठाने के कारण, उठाने किसी बचने के लिए, या उसको रोते हुए रोकने के कारण उसको मोबाइल दे देते हैं। तो जब बिल्कुल। बच्चा 2 साल की उम्र से मोबाइल पकड़ेगा, तो स्कूल में जाते जाते फिर सोचिए कि उसके दिमाग के हालात कैसे हो जाएंगे। उसका तो दिमाग कुछ और ही बोलेगा, स्कूल में कुछ और बोला जाएगा। तो कुछ बच्चे खुशकिस्मत होते हैं जिनकी कुंडली में अच्छे योग होते हैं, तो वो उनका बचाव होता रहता है, तो वो आगे निकल जाते हैं। तो जी, इन 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 सब के ऊपर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे शिक्षा संस्थानों को भी ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे करने से बच्चे बहुत ही लायक निकलेंगे, बहुत ही ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये एक मेजर रोल है इसमें। नहीं, बहुत अच्छी बात जी, कही है सर आपने। तो इसी वजह हाँ। से भी सर जो टीचर और जो गुरु और जो बच्चों का आपस का जो रिश्ता है या टीचर का जो पहले की तरह रिस्पेक्ट रिगार्ड हम करते थे वो कम हुआ है। तो इसीलिए जो हाँ, बच्चों का जो गुरु है वो भी खराब ही है सर। बिल्कुल। देखिए कि जब जब गुरु बच्चे को मार ही नहीं सकता, और मारने पर उसको पेरेंट्स भी डांटते हैं, स्कूल की तरफ से भी डांटा जाता है कि आप बच्चे को क्यों मार रहे हैं, तो बच्चे को कैसे समझ आएगी? जब तक बच्चे के ऊपर कोई दबदबाई नहीं होगा तो बच्चा कैसे समझेगा? पहले तो टीचर बच्चे को कितना कितना पीट लेता था, तब बच्चे भी सहन कर लेते थे। आजकल के बच्चों में जान भी नहीं है, कंप्यूटर से पड़े हुए बच्चे हैं जी। वो घर में तो देसी घी खाते नहीं है, बाहर मोमोज खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, नूडल सही। खाते हैं। तो बच्चे भी तो वैसे ही हुए ना। उसके लिए सारा कुछ जो कारक है वो राहु है। तो शादीशुदा जीवन में जो खराबी पैदा की, शुक्र राहु ने कर दी। तो अब विद्या के क्षेत्र में बृहस्पति के साथ राहु मिल गया। तो बृहस्पति के साथ जब राहु मिलेगा तो फिर बृहस्पति कहाँ रह गया? वो तो बृहस्पति तो दब जाएगा राहु से। हाथी के सामने एक छोटे से इंसान को खड़ा कर दो तो हाथी तो अपने पांव से दबा देगा। इसलिए थोड़ा सा गुरु को ऊंचा स्थान देना चाहिए ताकि जी, बच्चे पढ़ लिख जाएं। हम ही सिखाएं अपने बच्चों को, उन्हीं के जी, आगे सफल होंगे तभी बच्चे। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई सर। जी, लाल जी। किताब हमें कितनी अच्छी चीजें सिखाती है सर, हमारे आपने परिवार का देख सब याद करना। जी, देखिए, लाल किताब एक ज्योतिष का ग्रंथ नहीं है। आप इसको कभी भी ज्योतिष के ग्रंथ के रूप में मत मानिए। ये एक आज के समय की गीता है, जो गीत श्री कृष्ण जी ने गीता में ज्ञान दिया है, अपने कर्तव्य के बारे में, कर्म के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, क्या नियम होना चाहिए, बच्चों के प्रति क्या नियम होना चाहिए, एक पत्नी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये सब कुछ गीता में वर्णन है। उसी तरह ही ये लाल किताब में सब कुछ वर्णन है कि हमें किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जो मेरे मन में, जो मेरे अपनी तरफ से जो प्रश्न है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ, वो सभी दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि लाल किताब कहती है कि अगर आप किसी धर्म स्थान में जाकर किसी को वहां पर पूजते हैं तो अपने पिता को पूजिए। पिता ही आपको इस जीवन में लाया है। आप पिता का ऋण कभी भी उतार नहीं सकते। आप अपनी माता का ऋण कभी नहीं उतार सकते जितने इतनी तकलीफ के बाद आपको जन्म दिया है। आप दुर्गा की पूजा अर्चना मत करिए, अपनी बहन और बेटी की पूजा अर्चना कीजिए। अपने किसी भी सफाई कर्मचारी या किसी भी सफाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने ससुर की सेवा नहीं करते। आप किसी भी हनुमान जी की सेवा करने की जरूरत नहीं है अगर आप भाई का निरादर करते हैं। भाई को आप अगर अपना भाई मानते हैं तो हनुमान जी खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। 9 ग्रह हैं और 9 ही रिश्तेदार हैं।
अगर आप इन रिश्तेदारों को खुश रखते हैं, उनकी समय-समय पर पूजा अर्चना करते हैं और उनको प्रत्येक कार्य में सबसे सर्वोत्तम स्थान देते हैं, तो आपका किसी भी पूजा पाठ धर्म स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। ये लाल किताब खुद दावा करती है कि अगर आप अपने रिश्तेदारों को अच्छी तरह से मानते हैं, समझते हैं, आपको किसी भी उपाय की कोई जरूरत नहीं है। आपके ऊपर कभी भी मुसीबत आ ही नहीं सकती। अगर आप अपने घर में काम करने वाले आने वाले को खुश रखते हैं, उनको अगर सिर्फ चाय पूछते हैं, तो चाय पूछने के कारण वो कितना खुश हो जाता है, तो वो आपको कितना आशीर्वाद देता है, आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो आपको कभी भी रास्ते में रुकावट आ ही नहीं सकती। हम करते क्या हैं, हम इसके उल्ट कर रहे हैं। हम जाते जाते वक्त धर्म स्थान में तो मत्था टेक लेते हैं, अगर धर्म स्थान के बाहर कोई बैठा हुआ कोई कुत्ता होता है तो उसको सोटी मार देते हैं। अरे उसको सोटी हम इसलिए मार रहे हैं कि वो बोल नहीं सकता। ऐसे करने से वो किया कराया सब बेकार हो जाएगा। जो जितने भी ग्रह हैं उसके जो निर्जीव जीव जितने भी है उसको खुश रखिए, तो लाल किताब आपको हमेशा ही खुश रखेगी। ये एक जीवन की कला सिखाती है, ये एक ग्रंथ है। सर जैसे आपने कहा कि बेजुबानों की सेवा करें हम, उसमें चाहे कुत्ते हैं चाहे कौवे हैं। सर जैसे लाल किताब में कहा जाता है कौवों को भोजन खिलाओ, उनको हम पितृ रूप में भी मान लेते हैं। सर एक बात बताइए कि मैं मंदिर जाती हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ मंदिर में कौवों का एक स्थान बना हुआ है, वहाँ उनको सब चीज़ें डाल देते हैं, हम लोग भी नमकीन भी डाल देते हैं, कभी मीठा है कुछ भी। तो क्या कौवों को कुछ खिलाते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कौवे जो हैं ये शनि का रूप होते हैं। ये शनि जी, शनि का है, शनि की आशा है। जी, आप देखेंगे कि कौवा आपको कभी भी मरा हुआ नहीं मिलेगा। बिल्कुल कौवे सही। को कोई मारता नहीं है, सभी डरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका हाकिम तेज वो उससे सभी डरेंगे। शनि सबसे तेज, सबसे एक न्यायाधीश है, उससे सब डरते हैं। और शनि के कौवे को कोई मारता नहीं है, उससे सब डर के रहते हैं। तो कौवों को जरूर खिलाना चाहिए कुछ ना कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कौवों को कभी भी नमक वाली आशा नहीं खिलानी चाहिए। तो जो नमक है वो सूर्य की आशा होती है, तो अगर हम शनि को सूरज खिला देंगे तो हम खुद बीमार हो जाएंगे, हमारी पत्नी बीमार हो जाएगी, पत्नी को तरह तरह के रोग लगने शुरू हो जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। कौवों को कभी मीठा नहीं खिलाना चाहिए, मीठा खिलाने से मंगल खराब हो जाता है। तो जी सर। कौवों को अगर कुछ खिलाना हो तो दही, रोटी, देसी घी की चूरी बिना मिठाई मीठे की, दही में रोटी छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाएं, क्योंकि दही जो है वो शुक्र है, रोटी भी शुक्र होती है। तो शुक्र और शनिश्चर दोनों आपस में परम मित्र हैं। जिस कुंडलियों में शुक्र शनिश्चर का योग बना होता है उनको परमात्मा की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है, तो वो जीवन में असल में आनंद तो वही लेते हैं जी। शुक्र जो है लग्जरीज है, औरत है, शनि उसका भोग करने वाला है, तो वो असल में वही जिंदगी को जीते हैं, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे हैं जी। शुक्र शनिश्चर को किसी न किसी रूप में आपस में बुलाना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। और जो धर्म स्थान में जाकर हम खिलाते हैं उसके निस्बत हमें अपने घर की मंडेर के ऊपर खिलाना चाहिए। जो घर बना होता है उसकी छत के ऊपर नहीं, छत के ऊपर अगर कहाँ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कुंडली का खाना नंबर 12 बनता है, तो 12वें घर में भी शनि बहुत अच्छा होता है और शुक्र भी वहां पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर मंडेर में खिलाते हैं तो वो कुंडली का खाना नंबर 7 बन जाता है जी। तो अगर काएं अगर वहां पर कुछ खाता है तो बहुत बढ़िया जी, मतलब कारोबार की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, कारोबार बहुत चलता है, औरत कभी बीमार नहीं होती। अगर कितना भी बीमारी का योग बना हो तो फिर भी वो कुछ ना कुछ इससे ठीक होती चली जाती है अपने आप ही। तो गाय को जरूर खिलाना चाहिए, इसी तरह गाय को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। अपनी रोटी जो सुबह हम बनाते हैं सबसे पहली रोटी जो होती है वो गाय को खिलाओ, उससे दूसरी रोटी गाय को खिलाओ, तीसरी रोटी जो जो आखिर पे रोटी होती है वो कुत्तों को खिलानी चाहिए जी। इससे धन संपदा जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जी सर, आपने बहुत बढ़िया बताया कि शुक्र और शनि का जिसका कुंडली में योग है ईश्वर की तरफ से वो तो है ही बहुत बढ़िया। लेकिन आपने एक उपाय और बता दिया कि हम
शुक्र को शनि के साथ मिला के अपने जीवन में भी आनंद ले सकते हैं सर। जी, बहुत बढ़िया बिल्कुल, सर। बिल्कुल। सर एक मेरे मन में ये सवाल है कि कई बार हम पौधे घर में ले आते हैं, तो पौधे लेते समय जैसे तुलसी ले आए या फिर कोई और ले आए पौधे, तो वो लाते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ? बिल्कुल रखना चाहिए जी, पौधे वैसे तो घर में लगाने चाहिए, ये हमें उत्तर की तरफ, जो उत्तर की दीवार है उसकी तरफ लगाने चाहिए। जो तुलसी है उसको कभी भी छत के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये बुध की आशा होती है, तो अगर हम इसको छत के ऊपर रख लेंगे तो कुंडली में बुध अगर ऊंच का भी हो या अच्छी स्थिति में बैठा हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता से खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा अपने सर। आंगन में पौधे लगाइए जितने मर्जी, इसकी कोई दो राय मतलब कोई खराबी नहीं है, बल्कि इससे सूरज भी ठीक होता चला जाता है और शनि भी ठीक हो जाता है। ये बुध है ना, पौधों को बुध कहा गया है। जितनी जितनी भी ग्रीनरी होती है ये सब बुध के अंदर ही आती है, पौधे वृक्ष जो भी सब बुध ही हैं। तो जितना हम इसको अपने घर में ज्यादा लगाएंगे उतना बुध कायम होता चला जाएगा। तो बुध के साथ सूरज भी ठीक रहता है और शनि भी ठीक रहता है जी। तो इसमें कोई मनाही नहीं है, सिर्फ तुलसी के पौधे को छत के ऊपर नहीं रखना चाहिए कभी भी। अच्छा सर। बस इस चीज का ध्यान रखिए आप। तुलसी के पौधे को या फिर किसी भी पौधे को हम छत पे ना रखें सर? हाँ, देखिए कि छत छत के ऊपर पौधे लगा लो, लेकिन तुलसी का स्पेशल नहीं रखना चाहिए। अगर छत के ऊपर लगाना तो गिलो लगानी चाहिए जी। अच्छा गिलो जो गिलोय। होती है वो, गिलो मंगल की आशा होती है। तो अगर हम गिलो को छत के ऊपर लगाते हैं ना, तो फिर कुंडली में राहु जो है अगर खराब हो तो वो खराबी नहीं देता। बुध भी अगर कहीं तरह से कहीं खराबी दे रहा हो तो वो भी खराबी नहीं देता, ठीक हो जाता है। जी। बाकी तुलसी को छोड़ के बाकी पौधे आप लगा सकते हैं, फूलदार पौधे लगाइए, खुशबूदार पौधे। शुक्र है ना, तो जी। शुक्र भी वहां पे चला जाएगा तो ठीक रहेगा वो। मतलब कोई ऐसी दिक्कत मैंने देखी नहीं है कभी ऐसी। ये सर बहुत अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि मैंने बहुत से घरों में देखा है कि छतों पे तुलसी रखी हुई है, तुलसी माँ। और ये है कि घर के आंगन में रखें तो उसका फायदा है सर। हाँ, अगर छत पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप उनसे कभी पूछना तो वो कारोबार तौर से परेशान होंगे, कारोबार चलता नहीं होगा। तो उनकी जो बहन या बेटियां हैं उनकी शादीशुदा जीवन में भी प्रॉब्लम आती होगी, ये कन्फर्म है। जैसे सर हम कुंडली देखते हैं और जी, उसमें वर्षफल में हमने कई सब 12 खानों में देख लिए कौन-कौन से ग्रह हैं। तो सबसे पहले जो है आप कौन से ग्रह को देखें और उसका इलाज करें? जो देखिए जब भी आप कुंडली देखना शुरू करें, जब मैं देखता हूं तो सबसे पहले मैं उसमें खाना नंबर 1 देखता हूं, अपना आप। जो खाना नंबर 1 होता है वो जातक के बारे में बताता है। उसके बाद मैं खाना नंबर 6 जो बीमारी को बताता है, और उसके बाद खाना नंबर 8 जो जीवन के बारे में बताता है। अगर मान लो जीवन ही नहीं है तो कुंडली देखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो पहले ये 3 घर देखने चाहिए। तो उसके बाद फिर जातक जो जिसके बारे में जानना चाहता हो, कोई अपने कुटुंब के बारे में जानना चाहता है, कोई शादी के बारे में जानना चाहता है, या कोई विद्या के बारे में जानना चाहता है, तो उसके के लिए अलग अलग घर बने हैं। जैसे पहला घर तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो दूसरा घर है वो हमारे ससुराल से संबंधित है, तो औरत के लिए भी देखा जाता है, शादीशुदा के लिए भी देखा, शादी के लिए भी देखा जाता है इसको। तो तीसरा घर जो है वो हमारे छोटे भाई बहनों के लिए देखा जाता है। उनको कोई तकलीफ आ रही हो, या हमारे पराक्रम में कोई तकलीफ आ रही हो, या हमें खून से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो, या हमारे कोई नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही हो, क्योंकि बुध भी यहाँ पे आ जाता है, तो वो तीसरे घर से देखना चाहिए। चौथा घर जो है वो माता का है, जमीन जायदाद का है, तो वहां से देखना चाहिए। पांचवा घर जो है हमारा क्रियोस्टी का है, नई नई बातों का है, लव अफेयर का है, तो जहाँ से देखना चाहिए। तो जो छठा घर है वो मैंने बता ही दिया कि रोग ऋण क्षेत्र का है। सातवां घर जो है हमारे पार्टनर्स का है, डेली इनकम का है, जो हम कार्य करते हैं तो वहाँ से हमें क्या दिक्कत आ सकती है, पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो नाइन्थ हाउस जो हमारे बुजुर्गों के साथ संबंध है। वैसे जो 1 से लेकर 8 तक जो होते हैं वही खाने जो होते हैं वो जातक के साथ संबंध रखते हैं। जो 9 से लेकर 12 हैं वो कुछ अध्यात्म के साथ संबंध रखते हैं। नौवां घर वैसे तो बुजुर्गों का है, लेकिन कौन कैसे बुजुर्ग हमें आगे मिलने हैं, या किस किस वजह से हम
इस अच्छे खानदान में या इस अच्छे घर में मैंने हमने जन्म लिया है, तो ये सब हमें खाना नंबर 9 ही बताता है। 10 जो होता है वो हमारे कर्म से संबंधित है। 11 जो है वो जो हम कर्म कर रहे हैं उससे लाभ से संबंधित है। तो जो खाना नंबर 12 है, कई एस्ट्रोलॉजर तो उसे खर्च का घर मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जहाँ से रवानगी है, मोक्ष है, कि इसके बाद हमने इस जीवन में ना ही आना पड़े, तो इसकी जो कामना रखते हैं वो उस घर से देखा जाता है। तो ये सारे 12 के 12 घर हैं जी, 12 घरों में सब कुछ लुका हुआ है। आपने सर ये भी अच्छा किया कि 12 घरों के बारे में भी बता दिया हमारे व्यूअर्स को। सर एक जी। ना अगर किसी के परिवार में किसी को कोई एडिक्शन हो गई है, कोई नशा हो गया है, तो परिवार तो बड़ा पीड़ित होता है इससे, माँ-बाप बड़े दुखी होते हैं। तो उसके लिए नशा छुड़वाने के लिए भी कोई उपाय किया जा सकता है? देखिए ऐसा है कि जो नशा कर रहा है ना, तो उसकी कुंडली पहले देख लेनी चाहिए कि कौन से योग ऐसे बने हुए हैं ना, कि जिसके कारण वो इस बुरी आदत में चला गया है। वैसे जो नशा है, नशा जो दिल की कमजोरी, चंद्रमा इसके लिए कारक है, दूसरा दिमाग बुध कारक है इसके लिए। तो चंद्र बुध दोनों ही जो है वो नशे की तरफ प्रेरित करते हैं। तो इन दोनों को ठीक करिए तो ये नशे की आदत खुद ब खुद छूट जाती है। जब तक पीड़ित जातक अपने आप को इतना मजबूत ना करे कि वो इस आदत को छोड़ना चाहता हो, तब तक नहीं वो छोड़ पाएगा। तो दिल तभी मजबूत होगा जब चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्र मजबूत होगा तो बुध खुद ब खुद ठीक हो जाता है अपने आप। तो इन दोनों का ही उपाय करना चाहिए। चंद्रमा कैसे मजबूत करें सर, ये बताओ फिर आप सर? मैं आपके ना आपके अनुभव के खजाने से कोशिश कर रही हूँ, जितना नहीं नहीं, लेकर मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई। देखिए चंद्रमा जो होता है वो दूसरों से आशीर्वाद लेने से मजबूत हो जाता है। जी, माँ और माता समान औरतों का आप जब आशीर्वाद लेना शुरू कर देते हैं, तो चंद्रमा उससे मजबूत होना शुरू हो जाता है। चंद्रमा की आशा दूध चावल धर्म स्थान में देना शुरू कर दें। अपने जिस्म के ऊपर चांदी को ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें। अपने बेडरूम में चावल स्थापित करें। ऐसे करने से चंद्रमा मजबूत हो जाता है जी। बुध का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि छोटी-छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें, जी। तो ये दोनों ठीक हो जाएगा इससे। जैसे कहा जाता है कि बुध अगर किसी का छठे घर में है, तो जी, बेटी जी। की शादी करते समय उसे बहुत ध्यान में रखना चाहिए। एक जो पर्टिकुलर दिशा है, वो सर आप प्लीज़ बताइए? अगर किसी का बुध खाना नंबर 6 में है, तो उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब बुध खाना नंबर 6 में होता है, देखिए कि अगर हालाँकि छठे घर में बुध खुद उच्च का होता है, लेकिन फिर भी ग्रंथकार ने ये बात कही है कि जिस जातक का बुध खाना नंबर 6 में हो, तो उस जातक को कभी भी अपना मकान उत्तर दिशा की तरफ उसका मेन एंट्रेंस नहीं रखना चाहिए। अच्छा सर। तो इसी इसी तरह उसने ये भी प्रकाशन बताई है कि उस जातक को अपनी बेटी या बहन को भी कभी उत्तर दिशा की तरफ से शादी नहीं करनी चाहिए। इसके बगैर जो मेन लॉजिक होता है कि शुक्र जहाँ पे नीच होता है, जी सर। छठे घर में बुध उच्च का होता है, शुक्र नीच का होता है। और जो लड़की से अब औरत बनने जा रही है, जो शुक्र बनने जा रही है, तो अगर उसको उत्तर दिशा में शादी कर देंगे तो वो उसके शादीशुदा जीवन में बदहाली पैदा करेगी, क्योंकि शुक्र नीच हो गया ना। तो जो उसे अपनी शादी से जो सुख आराम जीवन में मिलना है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी आती रहती है। इसी तरह जो मकान होता है उसमें जो लग्ज़री जो हम लेकर आना चाहते हैं, जो जितनी भी लग्ज़री होती है, जैसे हम अपने के लिए अच्छा सोफ़ा सेट लेकर आए हैं, तो वहाँ पर बैठेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। बेड लेकर आते हैं या और भी घर में कोई किसी प्रकार की जो लग्ज़रीज़ लेकर आते हैं ना, तो शुक्र नीच होने के कारण उन चीज़ों में खुद ब खुद कमी होनी हो जाती शुरू हो जाती है। तो जी इसलिए सर। ग्रंथकार ने इसके ऊपर मनाही की हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा किसी की कुंडली में है, तो उसको इस ऐसा करने से बचना चाहिए। जी सर। हाँ, किसी और दिशा में शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर उत्तर में। उत्तर की तरफ ना करे। जी। सर छठे घर में जैसे शनि आ जाते हैं कई बार वर्षफल में। जी, अब जी। मैंने देखा है कि वर्षफल शुरू होने से पहले ही 43 जैसे कहते हैं कि उसका असर जो है पहले भी आना शुरू हो जाता है। उस आदमी ने जूते लिए और उसका बैड इफ़ेक्ट उसको शुरू हो गया सर। देखिए ऐसा है कि छठा घर जो है वो केतु का पक्का घर है।
जी। तो शनि जो है वो वहां पर अब बेजान चमड़ा हो गया। बेजान चमड़ा मतलब जूता जो चमड़े का होगा जी। अगर कोई कपड़े का है या रबड़ का है तो फिर वो दिक्कत नहीं देगा। अ, जूते के बारे में जो बात की गई है ग्रंथकार ने की है वो चमड़े के जूते की बात की है, जब चमड़े की बेल्ट, जब चमड़े की कोई भी वस्तु, क्योंकि अब वहां पर शनि जाकर बेजान हो गया, तो हम कोई भी बेजान वस्तु अगर हम शनि की लेंगे तो वो केतु उससे वो खराब हो जाता है। तो केतु जब खराब होगा तो जब वो जितने सामान लेता आएगा अपने घर में तो उतने उसको जूते पड़ते रहेंगे जी। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब शनि वर्षफल के मुताबिक खाना नंबर 6 में आ रहा हो तो उसको चमड़े की कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। इवन धन की नया व्हीकल भी नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ हाँ कि जी। मेरा भी पिछले कुछ साल पहले मैंने एक नया बाइक इलेक्ट्रॉनिक खरीदा था। जी। तो वो बाइक मैंने जब लेकर आया तो उसका 3 दिन बाद वो खराब हो गया, तो उसका अभी अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो हालांकि मैंने उसका उपाय भी किया लेकिन फिर भी उसका मुझे अभी तक तकलीफ भोगनी पड़ रही है। तो मैं जी। सभी दर्शकों को कहूंगा कि ऐसा करने से परहेज करें। ये नुकसानदायक है। बहुत बढ़िया सर। नहीं ले आपने ये, अब आपके एक्सपीरियंस से व्यूअर्स भी इसको वो हाँ, ले। हालांकि मेरा उसके साथ कोई और प्लान भी था लेकिन फिर भी उसने अपना असर नहीं छोड़ा। तो अब आपने बात पूछा ही है तो फिर मैं बता ही दूं कि जब उसने उपाय करने के बाद भी अपना बुरा असर नहीं छोड़ा तो फिर क्यों इस झंझट में पड़ना है। जी। जी सर, जैसे आपने कहा कि उपाय के बाद भी ना उसने अपना बुरा असर नहीं छोड़ा, ग्रह ने। तो सर जी जी। आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी घटना आपको याद है कि भई आपके उपाय से तुरंत असर भी हुआ हो किसी के जीवन में? असर हुआ हो जी, हाँ बिल्कुल ऐसा देखा है मैंने। जी। मैंने देखा कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था कि उसकी अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई थी तो वो अपने घर चले गई थी। तो उसने मेरे को फ़ोन पे कंसल्टिंग ली थी कि उसने कहा कि सर ऐसा है कि मेरी अपनी हस्बैंड के साथ अनबन हो गई है तो मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ, तो मुझे कुछ कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसको मैं करूँ और मुझे रिक्वेस्ट ना करनी पड़ेगी और खुद ब खुद मुझे मनाने के लिए आ जाए। तो फिर मैंने उसे कहा था कि आप 200 ग्राम दही लीजिए, 43 दिन लगातार किसी भी धर्म स्थान में रख के आइए। तो 43 दिन के भीतर भीतर आपका जो हस्बैंड है वो आपको लेने के लिए आ जाएगा। तो मज़ेदार बात ये रही कि वो 23 दिन में ही ऐसा असर हुआ कि उसके हस्बैंड ने उसको फ़ोन किया और दोनों ने अपनी गलती के लिए एक्सक्यूज़ किया। तो क्या वो उसको बाइज्जत अपने घर वापस ले आया। तो ऐसा मैंने कई तजर्बे अपने जीवन में किए हैं जिसका सटीक और समय सर उसका रिजल्ट मुझे मिला है। लेटेस्ट जी। भी मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ कि कुछ दिन पहले किसी को कोई ब्रेन से संबंधित कोई दिक्कत आ गई थी कि वो कोमा में चला गया था। तो उसका भी मुझे फ़ोन आया तो मैंने उसका भी उपाय कराया। तो देखिए कि उपाय करने के 48 घंटे बाद जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि कोई पता नहीं ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, चाहे तो आप अपने घर ले जाइएगा। लेकिन जब उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया तो फिर मैंने उनको उपाय बताया कि आप ये उपाय कीजिए तो आपको अगर जीवन का दागा लंबा है तो ये जरूर बच जाएंगे। तो जी। यकीन मानिए कि 48 घंटे बाद मुझे फ़ोन आया कि सर आपके बताए हुए उपाय से हमें लाभ हुआ है, तो अब वो बिल्कुल ठीक हैं। तो उनको विद इन 1 वीक हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। क्या तो बात है। लाल किताब के उपाय तो अगर ठीक तरीके से कराया जाए तो बहुत सटीकता से और उसी वक्त काम करते हैं। ये कोई महीनों वाला काम नहीं है। ये वो काम नहीं है कि आप कोई उपाय कर रहे हैं तो कोई नहीं, किसी समय और उसका फल मिल जाएगा। इसका तो इधर किया उधर उसका रिजल्ट आ गया, ऐसा है ये। जी सर। ये तो इंसुलिन है, इंजेक्ट किया और शुगर डाउन। लेकिन ये भी है कि लाल किताब जो है वो हर कोई भी नहीं कर सकता। ये तो मैंने देखी है कि लाल किताब अगर नहीं चाहती किसी को कि ये ना, वो भी चुनती है। कोई कहे कि ये अलग बात है, नहीं चुनती है, लेकिन मैंने देखा है कि ये जो उपाय आप बता रहे हैं, लोगों को आप करा रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ईश्वर ने आपको नियुक्त किया हुआ है इस काम के लिए। ऐसे ही बिल्कुल, वो बिल्कुल कर। किया हुआ जी, बिल्कुल किया हुआ।
जो भी मेरे साथी जो भी जाए, मैं भी जो लाल किताब कर रहा हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर एक परमात्मा की असीम कृपा है। देखिए, किसी भी चीज़ को रोकना, उसको किसी और तरफ को मोड़ देना, तो ये एक रूहानियत की ताकत के बिना नहीं किया जा सकता। ये उस ईश्वर की अपार कृपा है, असीम कृपा है। बाकी गुरुओं का आशीर्वाद है जिसके कारण ये हम कर पाए हैं। सबसे ज़्यादा आशीर्वाद तो पंडित रूपचंद जोशी जी का है, जिन्होंने इतना बहुमूल्य ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ को आज हम पढ़ रहे हैं और लोगों का भला हो रहा है। तो ये सब उसी ईश्वर की असीम कृपा के कारण सब कुछ हो रहा है, वैसे कहाँ कुछ संभव होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये बहुत बढ़िया। सर, एक जैसे मैं अगर बुध किसी के खाना नंबर 8 में आ जाए, तो वो क्या जी जी प्रिकॉशन? जी। देखिए, ऐसा है कि अगर बुध अगर खाना नंबर 8 में किसी का आ जाए, तो ये बहुत ही एक अच्छा योग नहीं है, बहुत बड़ी बहुत खराब योग है। जी, अब तो ऐसे जातक को ये कारोबार में अगर अच्छी जगह में बैठा हुआ, तो पे आते वक्त ही ये कारोबार को आधा कर देता है, इसकी इनकम को आधा कर देता है। तो ऐसे जातक को कभी भी अपने घर की सीढ़ियां नहीं तोड़नी चाहिए उस समय। वो कभी भी पहले से बना हुआ धर्म स्थान को घर में, मतलब कोई पहले, वैसे तो घर में धर्म स्थान बनाना नहीं चाहिए, अगर बनाया हो तो उसकी जगह को नहीं बदलना चाहिए। और उस जातक को अपना भी नाक छेदन कराना चाहिए और अपनी लड़की का भी नाक छेदन करवाना चाहिए। और छोटी छोटी कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसे करने से फिर बुद्ध कुछ हद तक जहाँ पर ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी ये अपना असर सारा साल रखता ही है जी, इतना उपाय करने के बाद भी ये कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह की खराबी देता ही है। तो उपाय करते रहना चाहिए जी बीच बीच में। इसके पंडित जी ने कहा कि जब कभी भी वर्षफल के हिसाब से बुध खाना नंबर 8 में आ रहा हो, तो 34 दिन पहले और 34 दिन बाद में इसका उपाय जरूर करिए। अगर बीच में भी दिक्कत महसूस हो, तो फिर इसको इस उपाय को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो फिर आप एक तांबे का पैसा लेकर भी अपनी बेटी के गले में डाल सकती हैं, तो जिससे वो दब जाता है जी। तो पिता के लिए जो जहाँ पे नुकसान देने वाला होता है, तो उससे बचाव हो जाता है, क्योंकि खाना नंबर 8 के सामने खाना नंबर 2 होता है, तो वो बृहस्पति का घर होता है, तो बुध सबसे पहले बृहस्पति को पकड़ता है जी। तो अगर वहाँ पे बृहस्पति मतलब 2 में बैठ जाए और बुध 8 में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से उस साल पिता के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता सेहत के मुतालिक। तो कई बार तो राम नाम सत भी हो जाता है जी। तो इसलिए बुध का जहाँ पे उपाय जरूर करिए, जी, और बुध राहु को बृहस्पति को वहां पर ठीक करिए जरूर, जी। किसी न किसी तरीके से। जिस तरह सर आपने कहा कि वो तांबे का सिक्का पहना सकते हैं, तो वो किसी भी कलर के धागे में पहना सकते हैं सर बेटी के? हाँ, देखिए, सफेद या पीले रंग में पहना लो आप। सफेद। पीले रंग का धागा ले लो या सफेद रंग का धागा ले लो, या चांदी में पहन लो या सोने में पहन लो। अगर आपकी हैसियत ऐसी है तो सोने में भी पहना जा सकता है। पहना जा सकता है। तो जी, हाँ, और ऐसा जरूर करना चाहिए भाई बुध खाना नंबर 8 के लिए तो। जी। सर, एक ना हमारे व्यूअर्स का एक कमेंट था कि मंगल को अच्छा करने के लिए, क्योंकि मंगल घर में अच्छा है सबका, तो मंगल ही मंगल है। तो क्या उपाय या क्या चीज़ हम करें घरों में कि मंगल अच्छा ही हो जाए सर? देखिए, देखिए कि आज 99% घरों में मंगल बद है। जी, बिल्कुल। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप छोटे थे, तो आपका भी परिवार एक साथ इकट्ठा रहता होगा, कि एक दादे के जैसे उसके बेटे 3 थे, साथ रहते थे, 3 उनकी जो आगे औरतें थी वो भी साथ रहती थी, तो बच्चे वहां पर इकट्ठे खेलते कूदते थे। तो उसमें क्या होता था कि उसमें ताया भी आ जाता था, चाचा भी आ जाता था, दादा भी आ जाता था, दादी भी आ जाते थे, और चाचा चाची ताया ताई सब आ जाते थे, और बहन भाई भी आ जाते थे। तब वहां पर अपाय खुद ब खुद हो जाया करते थे। जैसे सुबह उठे तो आपने दादाजी के पैर हाथ लगा दिया तो बृहस्पति ठीक हो गया, ताई के लगा दिया तो मंगल ठीक हो गया, चाचे के लगा दिया तो शनि ठीक हो गया जी। तो आज क्या है, आज ना तो ताया है, ना चाचा है, ना चाची है, ना ताई है, ना दादा है, ना दादी है जी। तो सभी
ये अलग-अलग रहना चाहते हैं, तो फिर मंगल ने कैसे होगा जी? मंगल के लिए तो मंगल की वस्तुएँ चाहिए ना हमें। हमें हमें सभी घर के सभी सदस्य चाहिए तो उनका आशीर्वाद मिलता रहे। फिर भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो मीठी रोटी बनाइए आप, गुड़ वाली रोटी मीठी, तो वो 8 होनी चाहिए कम से कम। उसका वज़न या साइज़ की कोई ग्रंथकार ने शर्त नहीं लिखी है। तो उसको या तो बाहर आप गरीबों में बाँट दो, या अगर गरीबों में नहीं बाँट सकते तो उसको कुत्तों को खिला दो। तो ये मंगलवार के मंगलवार ये उपाय करते रहिए। और इसकी अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप एक और मैं आपको सिंपल उपाय बता देता हूँ कि जब आप खाना बनाना शुरू करते हैं तो खाना बनाने से पहले हम तवे को गैस के ऊपर रखते हैं। तो जैसे ही गैस पूरी तरह से गर्म हो जाए तो उसके ऊपर पानी का छींटा दे दो। तो छींटा देने के बाद जैसे वो शी की आवाज़ देगा ना, तो ऐसे करने से जो घर में जो वातावरण खराब होने जा रहा है, तो उससे राहत मिलती है। और उसके बाद खाना बनाना शुरू करें। सुबह उठकर अपने दांत पानी से साफ करिए। रात को पानी रख लें उसको, सुबह दांतों को उस पानी से साफ करिए। उसके बाद ही कोई कार्य शुरू करें। कोशिश करें कि अपने सभी रिश्तेदारों का आदर मान करें, तो तभी मंगल होगा। बाकी ये तो उपाय है, उपाय से कुछ समय उपाय करते रहेंगे तो ठीक होता रहेगा, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा जी। और सबसे जी, ठीक जो है कि अपने ताए के पैरी हाथ लगाओ, मंगल जी, ठीक हो जाएगा जी। 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 सर, मैंने आपसे ना बहुत से सवाल पूछे और आपने बहुत प्रेम से हमें जवाब दिए और बहुत अ, हमें अच्छा लगा सर। एक सर जाते-जाते ना आपसे एक मैं कोई ऐसी रेमेडी जो आपको लगता हो कि वो बहुत इफ़ेक्टिव है और हमारे व्यूअर्स करें तो उनको बहुत फ़ायदा हो सर, वो प्लीज़ आप कोई हमें दीजिए। देखिए, मैं आपको जाते वक़्त एक ऐसी रेमेडी दूँगा कि जिससे किसी का कोई भी रुपया, पैसा नहीं लगेगा और वो उपाय खुद आपके घर में ही है। कोई भी जातक और जातिका जब सुबह सबसे पहले उठती हैं, तो वो अपने माता-पिता को प्रणाम करें। माता-पिता को प्रणाम करने के बाद, क्योंकि माँ चंद्रमा है और पिता बृहस्पति है, और जब हमें चंद्र और बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो जीवन में किसी भी प्रकार का कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो इनके संयोग से ही आगे जैसे-जैसे ये ग्रहों के मसनूई बनते जाते हैं, तो उनसे आगे हमें जो भी दिक्कत परेशानी आनी होती है, तो बृहस्पति में इतनी ताकत है, चंद्र में इतनी ताकत है, तो वो उन सबको रोक देता है। तो ये बिना पैसे का उपाय है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप ऐसा करिए, और मैं आपके पॉडकास्टिंग के माध्यम से गारंटी देता हूँ कि किसी भी को कोई जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगा। अगर वो आना भी होगा, तो वो उस आशीर्वाद से टल जाएगा। बाकी जो जितने भी उपाय हैं वो दुनियावी हैं, वो कुछ समय के लिए असर करते हैं। अगर उसको हम दोबारा कुंडली को चेक नहीं करवाएंगे, तो फिर वो वही घूम फिर के अपने वही पहले स्थान में ही आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा आशीर्वाद है जिससे हमेशा ही आपको उसका जो पॉजिटिविटी है या आशीर्वाद है जो आपके साथ बना रहेगा। तो वो ये जरूर करिए, ये सबसे बढ़िया उपाय है जी। जी सर। बाकी उपाय तो कुंडली चेक करने के बाद ही बताए जा सकते हैं। जी सर। तो ये बिना कुंडली चेक किए कोई भी करे, उसको निश्चित लाभ होगा। क्या बात है सर। और जो व्यूअर हमारे कुंडली दिखाना चाहेंगे सर, मैं आपका नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और कोई हाँ, दिखाना बिल्कुल जी। चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हाँ, सर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मैं लाल किताब सिखाता भी हूँ जी। अगर जी। किसी मेरे व्यूअर्स ने लाल किताब सीखनी हो, तो वो भी संपर्क कर सकता है। मैं उसको ज़ूम पे या व्हाट्सएप पे जैसे भी उसकी इच्छा हो, तो वो भी सिखाता हूँ। ठीक है जी। मैं सर आपका नंबर दे दूँगी सर, हमारे व्यूअर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे सर। सर, ठीक है जी। आपने इतनी सहजता से, इतनी सरलता से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए सर और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत आनंद आया सर। थैंक यू ठीक सर है और जी। मैं आशा करती हूँ थैंक कि यू जी। हमारे व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि आपकी जो रेमेडीज़ हैं, मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ सर और आपके ज्ञान को सर नमन है सर। थैंक यू सर इतने प्रेम थैंक से यू जी। थैंक हमसे यू आज जी। बात थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ कि राजेंद्र सिंह जी ने जो भी
उपाय हमें बताए हैं या जो भी हमें ज्ञान दिया है वो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप क्या और देखना चाहते हैं, किस विषय पे आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएँ या कोई आपकी समस्या है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे एक्सपर्ट आपको आपके कमेंट में ही जवाब दें। नहीं तो मैं नेक्स्ट जो पॉडकास्ट हम बनाते हैं उसमें मैं एक्सपर्ट से आपकी समस्या के बारे में ज़रूर बात करती हूँ। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए एक्सपर्ट के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत-बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।